हेलो, या बोन होगा। चलो एक चीज देखना ध्यान से, ध्यान से सुनेंगे। और इसीलिए हमने आज तीर्थ यात्रा महसूल हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। महसूल लगाना या खत्म करना हुकूमत की दूरंदेशी पर, ताजो तख्त की मर्जी पर। क्या चीज है हुकूमत? मतलब है? हाँ, हुकूमत मतलब गवर्नमेंट, है ना, सरकार। ठीक है। और महसूल मतलब, हाँ, महसूल का मतलब है टैक्स। हुकूमत की दूरंदेशी पर, ताजो तख्त की मर्जी पर। गवर्नमेंट की मर्जी पर है। यह फैसला हुकूमती फैसला है। यह ऐलान कर दिया जाए कि आज से तीर्थ यात्रा महसूल हमेशा के लिए खत्म किया जाता है। हुक्म की तामील हो। क्या माफ कर देगा? लगान माफ कर देगा। अब देखो, तुम्हें एक समझ में आ रही होगी बात कि एक बात चल रही है महसूल की, इसमें ऋतिक रोशन को क्या दिखाया गया है? अकबर दिखाया गया है। यानी कि ये बात हो गई 500 700 500 साल पहले की बात हो गया ना, जब अंग्रेज आए होंगे, अकबर रहा होगा, राइट, समथिंग अराउंड 1700 टाइम और 1800 टाइम, है ना। फिर 1800 कुछ में अंग्रेज आ गए, समझे ना बात, जो भी टाइम रहा। जब अंग्रेज आया तो अंग्रेजों ने अब वो महसूल वर्ड कौन सा वर्ड है? उर्दू वर्ड, ठीक है। तब अंग्रेजों ने, मतलब तब अकबर ने बोला उर्दू में महसूल बोलते, तो महसूल बोलते टैक्स। तीर्थ यात्रा महसूल, यानी एक बात समझ में आती है कि पुराने जमाने में तीर्थ यात्रा समझते हो ना, पिलग्रिमेज, ट्रैवलिंग पे, जैसे कैलाश मानसरोवर चले गए, यहाँ चले गए, बाबा नाथ चले, यहाँ पे भी क्या होता था? टैक्स लगता था। तो अकबर ने बोला भैया तीर्थ यात्रा पे टैक्सेस नहीं लगाएंगे। फिर भैया अंग्रेजों का जमाना आया। अंग्रेजों वाला पिक्चर देखिए सभी ने, है ना। आई कंसी और अब बोल रहा नहीं बोल रहा, यानी कि आप हमें इस खेल में हरा दो, हम क्या कर देंगे? ठीक है ना। कितना गुना लगान देगा? 3 गुना लगान देगा। तो भैया हुआ ये कि एक तो मुश्किल है, पर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से कह दो अभी, अभी मंजिल अभी दूर है। 2 ग्रुप फर्स्ट के हैं, है ना, मतलब इंटर के 2 ग्रुप है और फाइनल के भी 2 ग्रुप है, तो मंजिल अभी थोड़ी सी दूर है, लेकिन हम, है ना, हारे नहीं। फाउंडेशन में हार मानी थी क्या? नहीं ना, थोड़ी सी जान और लगानी है, फाइनल में थोड़ी सी जान और लगानी है। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, इंसान की वैल्यू, इंसान की इज्जत भी बढ़ती है, और चीजें थोड़ी सी टफ भी होती है ना। यानी कि आप ये नहीं सोच सकते कि सर फाउंडेशन करने के बाद 12वीं जैसा पेपर दूंगा मैं, सोच सकते हो क्या? नहीं ना। अब तुमने जितनी मेहनत फाउंडेशन में की है उतना समझ में आएगा, उससे दुगनी जान तो लगानी भी। फाउंडेशन में 4 थे तो यहाँ 8 पेपर है, कोर्स इतना था तो यहाँ पर इतना है ना। पर है मजेदार, है ना, इंटरेस्टिंग है, मतलब मैथ्स का पीछे छुट जाएगा, इकोनॉमिक का, इस तरह के टुच्चे मुच्चे सब्जेक्ट क्या होंगे? खत्म, अंग्रेजी खत्म, है कि नहीं बात, है ना। बीसी के बी क्या, बीसीआर जो भी है ना, ये सारी बातें वो बच्चों के लेवल चला। अब तुम्हें लगेगा यार वो बच्चों का लेवल था, ठीक है ना, राइट। कुछ लोग है ना जो बच्चे पहले पढ़ रहे हैं, डेमो वो सब देख चुके हैं, तो समझ में आ चुका होगा हाउ टेक्स टू वाउ टेक्स होने वाला है तुम्हारे साथ। हाँ, मेहनत जरूर ज्यादा करनी पड़ेगी, पर थोड़ा सा, है ना, ये थोड़ी सी प्रोफाइल है जो फाउंडेशन में आप तुम देख ही चुके हैं ना। टेक्स में पीएचडी चल रही है मेरी, ठीक है। होपफुली इस साल, है ना, ऊपर वाले ने चाहा तो डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, है ना, लग जाएगा 4-5 महीने बाद, होपफुली, है ना। पार्टी बिल्कुल तगड़ी वाली पार्टी दूंगा उस दिन, है ना, छोटी मोटी भी नहीं कि गोलगप्पे समोसे खिला दिए, ना ना ना, उस दिन सुपर पार्टी होगी। 6 महीने बाद भी होगी तो तुम्हें बुला के होगी। हाँ, अगर 6 महीने बाद कोर्स खत्म होने के बाद भी तो तुम्हें बुला के होगी, चिंता मत करो, है ना, सबको बुलाया जाएगा। अब सर चलो बात करते हैं, सर टैक्स की बात करते हैं। हमने सर ये तो देख लिया कि अंग्रेज इसको बोलते थे, है ना, हाँ, महसूल बोल दिया करते थे, राइट, हिंदी में। या जो हमारे अंग्रेज हो गए उसे क्या बोलते थे? लगान बोल दिया करते थे, 3 गुना लगान देना पड़ेगा, राइट। इस तरह की कुछ बातें हुआ करती थी सर। लेकिन सर इतनी, और अंग्रेजी से क्या बोल रहे हैं सर?
महसूल बोल रहे हैं, ओ लगान बोल रहे हैं। अब दोनों का एक ही मतलब है, क्या? टैक्स। यानी कि एक बात तो मैं समझ में आ गई, टैक्स एक ऐसी चीज है जो सरकार, हुकूमती फैसला, हुकूमत हमसे लेती है, सरकार हमसे लेती है। अगर हुकूमत हमसे लेती है, सरकार हमसे लेती है, अगला सवाल ये आता है कि वो हमसे ले क्यों रही है, और उससे अगला सवाल ये आता है कि मैं दे क्यों रहा हूं, है कि नहीं बात? अगर वो मांग रही है तो मैं दे क्यों रहा हूं? अगर मैं तुमसे पैसे मांग रहा हूं तो तुम सोचोगे ना, एक तो मैं ले क्यों रहा हूं, पहला जवाब, और दूसरा सवाल, पहला सवाल तो मैं ले क्यों रहा हूं, दूसरा सवाल तुम दे क्यों रहे हो, है ना? मैं तुम्हें पढ़ाने की फीस मांग रहा हूं तो पहला सवाल तो ये हो गया, तुम दे क्यों रहे हो, पढ़ने के लिए तो बात समझ में आती है। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं मैं टैक्स देता हूं यूं ही, 3 गुना लगान देना पड़ेगा, 3 गुना, तो 3 गुना तुम मुझे लगान दे दो तो पूछोगे ना, राइट? तो तुमने इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पढ़ रखा है, मजेदार बात है। क्या पढ़ रखी है? अब जिस सड़क पे तुम, है ना, अब जिस सड़क पे ये लहराती हुई आ रही थी स्कूटी को, है कि नहीं बात, बिल्कुल स्टाइल में पार्क कर दी, है ना, मेरी गाड़ी के पीछे, राइट? तो ये बताओ सड़क क्या हमने बनवाई है या पराग सर ने बनवाई है? अगर पराग सर हमने सड़क बनाई तो हम सड़क पे लेट ना गए होते? क्यों लेट गए होते? मैंने बनवाई तो कैसे चल रहा है कि नहीं बात? अपने घर का रैंप हमने बनवाया है ना, आंगन हमने बनवाया है, लेकिन आज पड़ोसी नहीं आ सकते ना, तो हम कहेंगे भाई ये क्या चक्कर है भाई, रैंप हमारा, आंगन हमारा, कपड़े तुम्हारे कैसे सूख रहे हैं, है कि नहीं बात? तुम कैसे तार बांध दोगे यहाँ पे, है ना? तुम कपड़े सुखाने का स्टैंड तुम कैसे रख दोगे हमारे यहाँ, कहोगे ना? तो अगर सड़क हमने बनवाई थी तो बेसिक बच्चा क्या जानता है 11th क्लास से कि टैक्सेस क्यों लेती है गवर्नमेंट? इन चीजों को बनवाने के लिए। एक आम नागरिक जो खुद नहीं कर सकता वो काम, वो कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी, ठीक है? अब उसका मजा कौन लेगा? सिर्फ टैक्स भरने वाला हर कोई, हर कोई, है कि नहीं बात? अभी बगल में गोलगप्पे वाला टैक्स भर रहा होगा बेचारा, है कि नहीं बात? राइट, इधर स्कूल की कैंटीन वाला है ना, तो टैक्स थोड़ी भर रहा होगा, लेकिन पूरी दुनिया का बोझ किसके ऊपर है? हमारे सीने पर है। हमारा जन्म, अब तो समझ आएगी बात धीरे धीरे, हमारा जन्म क्यों हुआ है? हमारा जन्म हुआ हिंदुस्तान में, क्यों? टैक्स बनने के लिए। जैसे वो गाना ना, तो बच्चन का सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, कूली पिक्चर का, तो सारी दुनिया का बोझ हमें, सारी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान का बोझ सर पे ढोना है हमें। किसे? तुम्हें और मुझे, है ना? अब तुम फीस देते हो, मैं टैक्स भरता हूँ। अब तुम आगे जाके सीए बन जाओगे, चाहे प्रैक्टिस करोगे चाहे जॉब करोगे, तो भी कमाओगे, तो भी क्या भरोगे? टैक्स तो भरोगे। तो टैक्स भरना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात। अमीर, टैक्स भरने का मतलब अमीर आदमी हूं मैं। लोग रोते हैं, अबे यार मैं टैक्स लगा देते हैं, मेरे दोस्त कह रहे हैं यार 20-25 लाख रुपए मेरा पैकेज है, 5 लाख रुपए सरकार टैक्स मांग लेती है, ये कर लेती है, वो कर लेती है। मैंने कहा है तो देने के लिए, है कि नहीं बात? किसी के पास तो जो होते नहीं, वो कह रहा है भाई मेरी इतनी कर दो कि मैं क्या करूं, टैक्स दे दो। तुम्हारे पास है, तुम तब भी रो रहे हो, है ना? इफ यू आर पेइंग टैक्स, किसी इंसान ने बहुत बड़ी बात की है, इफ यू आर पेइंग टैक्स इट मींस दैट यू आर एम्प्लॉयड, है कि नहीं बात? बी थैंकफुल टू द गॉड दैट यू आर पेइंग टैक्स, बिकॉज इट मींस यू आर, आप एम्प्लॉयड है, लीगल इनकम, लीगल पैसा कमा रहे, इलीगल कुछ नहीं कमा रहे। तो मैं बात, इतनी बात तो समझ में आ गई सर टैक्स के बारे में। अब जब हम बात करते हैं सर, अब पहला सवाल ये आता है कि सर टैक्स जो है मुझे देना तो है, पर मैं क्यों दूं? लेने वाला ले रहा है, मैं तो नहीं दे रहा। मैं जा रहा हूं मोमबत्ती जला जला के, हमारे हिंदुस्तान में तो चलता है, कुछ भी गड़बड़ होते क्या करते हैं, लाल किले पे मोमबत्ती जला देते हैं, समझ गए ना? प्रोटेस्ट करने पहुंच जाते हैं, केजरीवाल धरने बैठे हम, है ना? तो मैंने बात, अब धरने बैठे मैं ही दूंगा टैक्स, ये भी तो कर सकते हो भाई। तुम मान लो भाई अब तुम कमा रहे हो 20 लाख रुपए, सरकार तुमसे कह रही है कि लेट से तुम्हें 4 लाख रुपए का टैक्स भरना है, तो तुम कह रहे हो 20 लाख में 4 तुम ले हो, 16 लाख बचेंगे, 20 लाख की मेहनत तो मैंने की है, मैं तो नहीं दे रहा टैक्स, धरने में बैठ गए तुम। अब बताओ टैक्स लिया जा सकता है नहीं लिया जा सकता? ठीक है। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत साल पहले अंग्रेजी कर गए, है ना? उसके बाद अंग्रेज कर गए थे, उसके बाद हमारे अम्बेडकर सर ने कर दिया, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बना दिया। और संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, हम बचपन में जब एसएसटी होती है ना, हमारी एसएसटी सोशल साइंस, याद है? तो एसएसटी के पेपर में हम प्रियम्बल पढ़ते थे, शपथ, याद आ रहा है? उसमें हम ऐसे कुछ करते थे, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ऐसे कुछ करते थे, याद आ रहा है? कुछ बचपन की याद है ना? हाँ, पहली पेज पे लिखा होता था एसएसटी की बुक के। यानी कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक अपने तन मन धन से किसको अपनाता हूँ? संविधान को अपनाता हूँ, ठीक है? नेता लोग भी ये शपथ लेते हैं। तो हमें बचपन में खिला दिया, ये नहीं पता लगी, इतनी बड़ी कसम खिला दी, इसका असर आज पता लगेगा 10 साल के बाद। सर कैसे असर? ऐसे पता लगेगा जैसे मैं धरने में पहुंचा केजरीवाल जी के साथ, धरने पे, भैया मैं दूंगा टैक्स वैक्स, कमाऊं मैं, उड़ाओ तुम, है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो भैया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका क्या नाम है, सीतारमण, निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, जिन्हें हम प्यार से बोलते हैं ताई, सीतारमण ताई, है ना? तो जगत ताई है वो हमारी।
ठीक है ना, राइट। तो ताई सीतारमन ताई ने बोल दिया, सुन ले भैया सुन ले, धरने पे जो बैठे सुन लो, पहले तुम खुद ही कसम खा चुके हो, पता कब, एसएसटी के सब्जेक्ट में, छठी क्लास में जब तुम थे, पांच छठी कसम अब हमारे ऊपर ला दी जा रही है। उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन खोल, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं आर्टिकल, हम एक्ट में जो लॉ तुम पढ़ते हो फाउंडेशन में पढ़ के, एक्ट में हम क्या पढ़ते हैं सेक्शन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं आर्टिकल। तो एग्जाम के लिए नहीं है, तुम्हारी नॉलेज के लिए, कल को कोई पूछ ले, है ना, तो इंसल्ट सी महसूस ना हो, ठीक है यार, टैक्स तो पढ़ लिया पर टैक्स देते क्यों यार, समझो ना, पहले बेस तो पता होना चाहिए, जो सब्जेक्ट में पढ़ने जा रहा हूँ वो उसका जन्म क्यों हुआ, उसकी सोर्स क्या है। जब लॉ पढ़ते थे तो हमने पढ़ा था ना सोर्सेज ऑफ मर्केंटाइल लॉ, याद आ रहा, जुडिशियल डिसीजन, रीति रिवाज, है ना, तो सोर्स तो बताओ, ठीक है ना। तो आर्टिकल 246(1) में बहुत सारी एंट्रीज हैं, ठीक है, एंट्री याद करने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ, है ना, सुन लो, है ना, आर्टिकल 247 भी याद आएगा तो भी बहुत बड़ी बात है। एंट्री नंबर 82 में लिखा है, पीपल ऑफ इंडिया हैज टू पे टैक्स ऑन इनकम, अपनी कमाई पर, किस पर सर, अपनी कमाई पर, अपनी इनकम पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और क्योंकि ये बात लिख दी गई, इसलिए कमाई पर टैक्स देने के लिए जो कानून बनाया वो बनाया इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी 1961 में, है ना, क्या बना दिया गया, इनकम टैक्स एक्ट बना दिया गया, इनकम टैक्स एक्ट बना दिया गया, राइट, ताकि हम किस पे टैक्स दे सके, कमाई पर। यानी कि कमाई क्या होगी मेरी, कैश इनफ्लोज। कमाई क्या होती है सर, हमारी अकाउंट्स की भाषा में, क्योंकि अकाउंट थोड़ी जल्दी समझ में आते हैं ना, तो धीरे धीरे तुम, है ना, मर्ज हो जाओगे टैक्स की भाषा में भी। तो पहले पुरानी लैंग्वेज से रिलेट करते हो तो आसानी से याद आ जाती है बातें। कमाई हम क्या बोलते हैं, कैश इनफ्लो। जो भी तुम्हारा कैश इनफ्लो है ना, उसमें तुम्हें क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अब तुम पूछोगे सर भैया कैश इनफ्लो कैसे आता है, तो भैया कैश इनफ्लो आता है तुम्हारा, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे तुम्हें पता चलेगा कैश इनफ्लो कैसे है। तो सबसे बढ़िया कैश इनफ्लो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम मुझे फीस दे रहे हो, तो मेरी क्या है ये कैश इनफ्लो, जिसे मैं इनकम टैक्स की भाषा में क्या बोलूंगा, इनकम, और मुझे उसमें क्या देना पड़ेगा। तो मैं सीतारमन ताई को लिख के देता हूँ, आई एम अर्निंग द इनकम बाय कोचिंग, या है ना, टीचिंग प्रोफेशन, ये मेरा क्या है, प्रोफेशन। भाई मैं जॉब तो नहीं कर रहा ना, राइट, पढ़ा रहा हूँ, फीस ले रहा हूँ, तो मेरा क्या हो गया, टीचिंग प्रोफेशन, बिजनेस की तरह ना, जैसे सीए, डॉक्टर, लॉयर, ये क्या प्रोफेशन। तो मेरे को बताना पड़ेगा ताई को कि मेरी कैश फ्लो का सोर्स क्या है। तो मेरी कैश फ्लो का सोर्स क्या हुआ सर, इनफ्लो का सोर्स क्या हुआ, प्रोफेशन, ठीक है। इस पे मुझे क्या देना है, टैक्स देना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 3 गुना नहीं देना, 3 गुना लगा देना पड़ेगा, नहीं 3 गुना लगा नहीं देना, ठीक है, वो हम सीखेंगे कितना कितना लगा देना है। तो इतनी बात समझ में आ गई सर, धरने में बैठने का फायदा है, बोलो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे टैक्स तो देना पड़ेगा। जैसे बच्चों में खेलते हैं ना ऐसे करके, पोषण पापी पोषण पा, लाल किले में क्या हुआ है ना, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल में, वैसे ही कर रखा है हमारे साथ। कई बातें तो पता नहीं लगी, तुम्हारे साथ बचपन में ऐसा गेम खेल दिया उन्होंने, है ना, राइट। यानी कि तुम सोचो, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ एक आर्टिकल बता रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मान लो लेट से 500 आर्टिकल है, तो 500 के 500 आर्टिकल तुम्हारे ऊपर लगते हैं। जिसे हम पता है एसएसटी के बारे में क्या पढ़ते थे, फंडामेंटल ड्यूटीज, कि एक नागरिक की फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि नहीं बात। एक नागरिक की फंडामेंटल ड्यूटी ये भी उसे रोज नहाना चाहिए, तुम तो नहा के नहीं आते हो, है कि नहीं बात, सर्दियों में, ठीक है, राइट। और मजेदार बात, अच्छा अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, ताई आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन में लिख गए लेट से, है ना, तो पता वो क्या खतरनाक वर्ड लिख गए, ये खतरनाक वर्ड लिख गए, सबसे डेंजर वर्ड, है ना, क्या लिख गए सर, कंपल्सरी, मतलब समझ रहे हो, जरूरी है कि नहीं बात। जैसे कबीर सिंह गाना गाता था ना, कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे जरूरी कर गए। यानी कि अगर ये वर्ड नहीं होता तो आज तुम और मैं टैक्स नहीं दे रहे होते, क्योंकि कोई ना कोई वकील इसमें लूप होल कमी निकाल लेता। यहां लिख देता, यहाँ इट एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी कंपल्सरी, तो उन्होंने जानबूझ के क्या पढ़ लिया, कंपल्सरी। मे लिख देते तो तुम और मैं टैक्स नहीं देते, उन्होंने कहा इट मे, इट इज, है ना, मे बी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी। तो हम कहते हैं मे लिखा है ना, मुझसे क्यों ले लो, किसी और से ले लो। तो उन्होंने उसमें क्या लिख दिया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी स्टैट्यूट। का मतलब हुआ, एक तो मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा, इनकम टैक्स, है ना, और एक तुम सुनते आए हो बचपन से ही, बचपन से नहीं तो जब सामान खरीदते हो तो जीएसटी खरीदा होगा ना, रेस्टोरेंट में गए होंगे, खाना खाया होगा तो खाने के ऊपर क्या लगा होगा, जीएसटी लगा होगा, कपड़े खरीदे होंगे तो क्या लगा होगा, जीएसटी लगा होगा, मैकडी पे जाते तो स्टॉल लगा के लिखा होता है जीएसटी एक्स्ट्रा, है कि नहीं बात, ठीक है। इसलिए लिखते हैं एनी स्टैट्यूट। एनी स्टैट्यूट का मतलब हुआ कि भैया इनकम टैक्स में भी, जीएसटी में भी, जब फाइनल में पहुंचोगे तो कस्टम एक्ट, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है ना, हाँ, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जिसे हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी,
राइट। एक पिक्चर आई थी बहुत साल पहले, बदमाश कंपनी, उसमें वो एक जूता मंगाता है, शाहिद कपूर देखियो, तो एक जूता मंगाता है मद्रास में, एक जूता मंगाता है कलकत्ता में, है ना, याद आता ना। क्यों मंगाता है? क्योंकि उस जमाने में इंपोर्ट ड्यूटी 100% होती थी। यानी कि अगर मैं 1991 से पहले रिबॉक के शूज मंगाता है, वो नाइकी के रिबॉक के शूज मंगाऊंगा, 1991 में मान लो एक जूता का पेयर आता है 1000 रुपए का, तो मैं जब इंपोर्ट करूंगा तो वो मुझे मिलेगा 2000 रुपए का। यानी 100% क्या होती थी? इंपोर्ट ड्यूटी। इतना महंगा इंपोर्टेड सामान आता था। और फिर मैं उसे दुकान पे लाऊंगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट अलग, फिर भैया अपनी दुकान का खर्चा जोड़ूंगा और फिर उसे प्रॉफिट भी निकालूंगा, है ना। तो बेचारा 1000 का जूता 3000 में बिकता था, और लोग खरीदने वाले भी कम। कौन खरीद रहा है एडिडास के जूते उस जमाने में, है कि नहीं बात, राइट। अब तुम्हें एडिडास के जूते के सस्ते मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए, 700 800 900 1000 रुपए तक में मिल जाएंगे, है कि नहीं बात। अगर कोई पुराना स्टॉक किसी का पड़ा होगा तो, या पुराने किसी डिजाइन का पड़ा होगा 2-4 साल पुराना, है ना। उस टाइम पे सोचो 30 साल पहले तो कितनी वैल्यू होती थी पैसे की, है कि नहीं बात, राइट। उस टाइम पे ऐसा होता तो शाहिद कपूर क्या करता है, एक जूता मंगाता है, एक पैर मंगाता है सारा का सारा गुजरात, वहां पे मद्रास में, एक पैर का पेयर मंगाता है सारा का सारा कलकत्ता में, ठीक है ना। फिर वहां से इस तरीके से टैक्स की चोरी करता है वो कहता है मेरा पेयर थोड़ी आया, एक पैर का जूता मिलने बेकार, दूसरे पैर का जूता मिलने बेकार है कि नहीं बात। फिर वो कुछ जुगाड़ कर रखा, देखो तो मजा आएगा, ऑप्शन सेल में खरीद लेता है, यानी उस पर पूरी ड्यूटी बचा लेता है। तो उसे 1000-2000 का जूता इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद जो 2000 का पड़ता, कितने का पड़ा? 1000 का। बाद में एक साथ वो कर लेता है। एक जूता कौन डिलीवर करेगा? एक मतलब नहीं, यही शर्त रखता है उस पिक्चर में, यही शर्त रखता है वो कि मैं 1 करोड़ के मंगाऊंगा। एक भैया मैं मान लो मैं चाइना जा रहा हूँ, चाइना में मान लो एडिडास के जूते बन रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि मैं क्या कहते हैं 50 करोड़ की इंपोर्टेशन करूंगा। सिर्फ एक ही काम करना है, एक पैर का जूता चेन्नई भेजना है, एक पैर का जूता मद्रास भेजना है, तो चाइना में लगा कोई बात नहीं, भेज देंगे, है कि नहीं बात, राइट। 50 करोड़ की डील हो रही है, क्या दिक्कत है? 100 करोड़ की डील हो रही है, क्या दिक्कत है? एक ही बार तो भेजना है, ठीक है ना, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन में इतनी कोई दिक्कत अब आजकल आती नहीं, तो वो इंपोर्ट ड्यूटी भी किस में आ जाएगा सर? एनी स्टैच्यू में आ जाएगा, समझ में आ गई ना बात। तो सर ये बात समझ में आएगी, ये जो हमारा टैक्स है उसे हम भाग नहीं सकते, उससे हम बच नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये क्या है? कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी। सर अब हमें क्या पढ़ना है सर हमारे कोर्स में 2 तरह के टैक्सेस हैं। कितने तरह के टैक्सेस हैं मुन्ना? 2 तरह के। अभी बताता हूं सर, जो आप वैसे तो बचपन में जानते आए हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन बहुत ही मजेदार कहानी है जो मेरे साथ सच्ची घटना है ना, अगली कहानी सच्ची घटनाओं पे आधारित है ना। इसका मुझसे पूरा लेना देना है। बहुत साल पहले 20 साल की बात होगी ना, मतलब बहुत साल पहले भी नहीं, इतना पुराना भी नहीं हूं मैं, है ना। कम से कम 20 साल पहले, जब मैं शायद 8 9th या 10th में हूँ, याद नहीं आ रहा है ना, तब मैकडी पहली बार नोएडा गाजियाबाद में आया, है ना। आपको पता मैकडी इंडिया में कब आया पहली बार? 96 में। पहला आउटलेट 96 में खुला था मैकडी का, सीपी में, दिल्ली कनॉट प्लेस में, राइट। तो 2003 या 2002 की बात होगी, तब पहली बार मैकडी गाजियाबाद था, तो गाजियाबाद में आया। हमने सुना यार मैकडी आया। उस टाइम पे मैकडी का बर्गर 20 रुपए का मिलता था, 20 का 20 रुपए मिलता क्या मैकडी का बर्गर? आई एम लविंग इट, ऐसे ऐड आता था, है कि नहीं बात, याद आ रहा होगा। तो भैया जैसे तुम दोस्त हो गए, है ना, तो देखो आज तुम्हारे लिए मान लो 500 रुपए थोड़ी सी बड़ी बात हो गई, तुमसे यार 500 इकट्ठे करके पार्टी करते हैं, तुम कहते हैं 500 नहीं पड़े मेरी जेब में, है ना, राइट। भाई 150 की बात करो, ठीक है। ऐसे हमारे लिए उस टाइम पे 20 रुपए हुआ करते थे 20 साल पहले, और वो भी स्कूल की लाइफ में चिल्लर पैटीज आती थी अब 3-4-5 रुपए की, है कि नहीं बात। तो पैटीज के साथ सॉस पी जाते थे बच्चे, है ना। कैंटीन वाला कह रहा भैया एक पैटीज और पूरी बोतल सॉस, ठीक है। वो बेचारा ऐसे ही, है ना, बर्बाद होता था। तो अब हुआ क्या, मैकडी पहुंचे। अब भैया मान लो ये मैकडी का आउटलेट, भैया हम मैकडी पहुंचे, है ना। मैकडी वाले हम 4 दोस्त थे, नेट से मतलब 25 रुपए का बर्गर था, ठीक है। चारों ने बोला भैया 4 बर्गर दे दो, टीवी में ऐड आता है, आई एम मतलब 5 दोस्त मान लो ना, आई एम लविंग इट 20 रुपए। सर हम सबने 20 रुपए इकट्ठे किए, 20 × 5 100 रुपए के, 100 रुपए हमने उसकी टेबल पे रख दिए। भैया 100 रुपए ले लो, चिल्लर इकट्ठे करे, 5 बर्गर लगा दो जल्दी से, पहली बार खाएंगे मैकडी का बर्गर, आई एम लविंग इट, है ना, राइट। अब पता लगा कि मैकडी में वाले आई एम लविंग इट क्यों बोलते हैं। अब उसने पता क्या किया, उसने 100 रुपए की गिने, उसके बाद कहने लगा भैया 5 रुपए और दे दो, है ना। तो उस टाइम पे तो ऐसा भी नहीं कि कहीं बैग के किसी कोने में है, लड़कियों के पास तो हो जाता है ऐसा कि बैग के किसी कोने में पैसे निकल जाए, है ना। उस टाइम हम 5 लड़के थे, कोई लड़की दोस्त भी नहीं गई थी, है ना, कि उसके कुछ कुंडल अंगूठी बिकवा देते, हाँ ठीक है, या उससे कहते तेरे पास होंगे जरूर, क्योंकि लड़की के पास होता है,
लड़के के पास कोई ना कोई खजाना ऐसा होता है जो बैग के किसी कोने में उन्हें भी नहीं पता होता कि यहाँ पैसे रखे हैं, बैक ऑफ द माइंड उन्हें है ना पता होता है, लेकिन अपने आप को कहते नहीं कोई पैसे नहीं है। ये बहुत इमरजेंसी वाले पैसे नहीं होते, और लड़कों के पास तो इमरजेंसी वाले पैसे होते ही नहीं। ये जो घर वाले देते हैं ना कि भाई ये ले 10 रुपए रख लियो, इमरजेंसी में साइकिल का टायर पंचर हो जाए, आजकल स्कूटी का टायर पंचर हो जाए, 50 रुपए होने चाहिए ना, वो वाले भी नहीं होते लड़कों के पास, हम धकेल लेंगे स्कूटी पर लड़कियों के पास मिल जाते हैं। हम 5 में कोई लड़की नहीं, 5 लड़के थे। हमने कहा यार हम सोच रहे थे कि कुछ है ना साथ में जो 2-3 लड़की दोस्त उन्हें भी ले आते यार। तो हमने बोला भैया एक बार बताओ, बात तो ठीक है तुम्हारी, चलो हम बाइक 5 रुपए तुम मांग रहे हो हम तुम्हें दे देंगे, पर टीवी का ऐड तो देखो, टीवी में क्या आता है, आई एम लविंग इट। फिर ऊपर बोर्ड लगा था उनका डिस्प्ले, बोर्ड पे भी क्या लगा था, मैं कानून टिक्की 20 रुपए। मैंने कहा 20 रुपए लिख रखा बोर्ड पे, खुद देख ले, है ना, राइट। और टीवी वाले क्या, टीवी में भी क्या बोल रहे हो, वो छोटा सा लड़का छोटी सी लड़की आती है ना, मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, है ना, मैं तुझे बर्गर खिलाऊंगा, मैंने देखा वो व्यक्ति का, देख पुराना ऐड है, चलो देख लेना कभी, है ना, आई एम लविंग इट, ठीक है। अरे यार तो यार तुम उसमें 20 रुपए बोलते हो यार। तो उसने क्या कहा सर आपने पूरा बोर्ड पढ़ लिया, बोर्ड के कोने में ऐसे स्टार लगा के कुछ लिखा है ना, टैक्सेस एक्स्ट्रा है, टीएनसी अप्लाई। मैंने कहा भैया ये क्या मतलब, हमें पता नहीं था ये क्या होता है, ये तुम्हें पता लगा है ना ये क्या होता है। तो उन्होंने बोला टैक्सेस एक्स्ट्रा मतलब सर ये 30 रुपए तो हमारा है, हम 20 रुपए, ये 100 रुपए तो हमारे हैं, है ना। ताई बैठी है, ताई दिल्ली में, उसको भी हफ्ता पहुंचाना पड़ता है ना, उसका हफ्ता बनता है कितना एक्स्ट्रा, और उसका हफ्ता पता कितना है 5%, यानी कि 5 रुपए। और उसे आजकल के जमाने, पहले जमाने में वैट बोलते थे, आजकल के जमाने में क्या बोलते हैं, जीएसटी। जीएसटी है ताई, है ना, राइट, जो तुम अकाउंट से पढ़ते हो CGST SGST, है ना, 2.5%, तो वही 5% है सर, 5 रुपए ये होगा, टोटल बिल में आपका सर 105 रुपए बनाऊंगा, 5 रुपए और निकालो। समस्या हो गई नहीं हो गई, बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब मैंने कहा 5 रुपए कहां से आएंगे, अब तो हमारे पास तो कोई कुंडल कंगन भी नहीं है जो गिरवी रख दे, अब यानी अब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एक बर्गर का, 4 जने और 3 बर्गर, और बंटवारा ही बड़ा मुश्किल है, तूने मुझे छोटा दिया, तूने आधा कैसे कम काटा, है कि नहीं बात, राइट। और जो भुक्कड़ होगा ज्यादा है वो क्या बोलता है, एक मैं तो पूरा लूंगा, तुम दोनों बांट लो आधा आधा, ठीक है। ये बड़ी लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। फिर भैया मुझे ध्यान है, एक बार पापा बोलते थे बचपन में कि बाबू आप गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह की बात चलती है, सुन लेते कई बार घर में, टैक्स इतना कर दिया, बजट आया, बजट में कुछ फायदा नहीं दिया, टैक्स का रेट बढ़ा दिया, कर दिया, वो कर दिया, है ना। तो पापा कहते हैं टैक्स जाता था सरकार को, टैक्स हो जाता है सरकार को। अब यार मुझे बड़ा गुस्सा है, मैंने कहा टैक्स सरकार को जाता है तो बर्गर तो कितने का मिलना चाहिए, बर्गर 100 रुपए का मिलना चाहिए, और ये 5 रुपए तो किसको जाने हैं, 5 रुपए तो हमारी ताई को जाने हैं, निर्मला सीतारमन को जाने 5 रुपए, तो जमती नहीं जमती बात, 5 रुपए किसको जाने हैं, निर्मला ताई को जाने हैं, ठीक है। और ये मैकडी वाले कैसे ले रहे हैं, वहां झगड़ा हो गया, पूरे बर्गर तो 4 के 4 है कि नहीं बात, 5 रुपए ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ये हो। अब जब वहां हंगामा हो गया, उस टाइम पे लड़के थे हंगामा ज्यादा करते थे, यूपी के, और यूपी में भी गाजियाबाद के, जो भी जिला गाजियाबाद है कि नहीं बात, तो भैया हंगामा होना ही था। तो भैया हंगामा हो गया वहां पे, मैनेजर साहब आ गए। मैनेजर साहब ने बहुत ही बढ़िया तरीका निकाला, उन्होंने क्या किया, मेरे हाथ में 5 रुपए रख दिए, ठीक है, चलो 5 रुपए हमारी तरफ से हो गए, बर्गर हम तुम्हें देंगे, टैक्स हमारी तरफ से हो गया। बस एक काम करना, अगर जेल और पेनल्टी से बचना है ना, तो तहसील चल गया ना, तहसील। अब तहसील हमारे स्कूल से बहुत दूर, और हम बतावें तहसील होती कहते उस टाइम पे, समझ गया ना, बस सरकारी विभाग में चले जाना, सरकारी विभाग में जब एड्रेस दे दिया, वहां तहसील में जाओगे, वहां जीएसटी डिपार्टमेंट मिलेगा, जीएसटी डिपार्टमेंट में खिड़की मिलेगी। उस टाइम पे तो लाइन में लग के जमा होते थे पैसे, ऑनलाइन सिस्टम था नहीं, आज से 20 साल पहले। वहां पे लाइन लगी हुई बहुत बड़ी, है कि नहीं, बस वहां लाइन में लग जाना, एक फार्म आएगा, फार्म में भर देना कि भैया मैंने मैकडी का बर्गर खाया था, उस पर इतना पैसा दिया, उस पर इतना जीएसटी लगा, ये है वो फलाना, जमा कर दिया जाके। मैंने कहा मतलब कल बंक मारना पड़ेगा तभी तो जमा होंगे, और लगा 1 महीने के अंदर जमा कर देना है, मतलब महीने की आखिरी तारीख तक जमा हो जाना चाहिए, है ना, राइट। अब तो 20 तारीख है ना, मान लो महीने की 20 तक जमा हो जाए, आज क्या तारीख है 22 है ना, राइट। तो मान लो जब 20 चला गया, जनवरी का जो हमारा पैसा वो कब तक जमा हो जाना चाहिए, 20 जनवरी तक। तो भैया मान लो 1 आध दिन ही बचे तो बंक मारना पड़ेगा, और ऊपर से पता नहीं कैसे फॉर्म भरेंगे, कैसे जाएंगे, कभी सरकारी काम करे नहीं ना सरकारी विभाग में जाके, आजकल तुमने भी नहीं किया, तुमने सब ऑनलाइन ही किया है। उस टाइम पे लाइन में कॉल लगेगा, ये होगा, वो घर वाले पीटेंगे, दनादन, है ना, कहाँ गया था, स्कूल का बंक मार लिया, और पता लग गया बर्गर खा रहा था, कहाँ जाता है, फिर पिटेंगे भी, चोरी छुपे खाते थे। भैया हमने हाथ जोड़े, सर कैसी बात कर रहे हो, हमें क्यों बचने में, सर 5 रुपए के चक्कर में 4 दोस्त लाइन में लगे, और उन्होंने ये और बोल दिया 4 दोस्त 4 बर्गर, है ना,
मतलब 5 दोस्त 5 बर्गर, सबके हाथ में 1 रुपया, 5 लगो लाइन, एक बंक नहीं 5 बंक लाइन, तुम कुटोगे बढ़िया तरीके से, राइट। तो मैंने कहा सर ऐसा नहीं हो सकता सर, मुझे तो बड़ी मुश्किल है, मेरे को तो पता ही नहीं कैसे हो, कहाँ लाइन में जाना है, कैसे जाना है, कौन जीएसटी डिपार्टमेंट। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई। क्या बताई? हाँ, क्या बड़ी बात बताई? उन्होंने बोला भैया ये जो तुम हमें 5 रुपए दोगे ना, भले ही आपके पापा ने बताया कि कहाँ जाना है, सरकार को जाना है टैक्स, ये सरकार तक ही जाएगा, निर्मला ताई को ही देंगे। लेकिन मजेदार बात है भाई, तुम्हें लाइन में नहीं लगना। किस लाइन में लगना है? मैकडी लाइन में लगेगा, है कि नहीं बात? तो मैकडी वाले किसको जमा करेंगे? गवर्नमेंट को जमा करेंगे। कितने रुपए? 5 रुपए। यानी कि मैकडी को हम कितने रुपए दे के आएंगे? 105, है ना, मैकडी को हम देंगे 105 रुपया। कितना रुपया सर? 105। और मैकडी अपनी जेब में कितने रखेगा? 100। और जमा कितने करेगा? 5। तभी तो एंट्री डालेगा मैकडी, है कि नहीं बात? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू जीएसटी, ये एंट्री डालते हो तुम, तभी तो एंट्री डालेगा। परख से सिखाई होगी, है ना? 11th में सीखते हो, 12th में सीखते हो? 11th में सीखते होगे ना, सीजीएसटी एसजीएसटी, है ना? तो सीखी होगी तुमने, वो एंट्री तुमने डाली होगी, तभी तो एंट्री डालेगा मैकडी। तो यानी एंट्री अलग से जीएसटी की एंट्री क्यों डाल रहा है मैकडी? क्योंकि उसे पता है कि जीएसटी को मुझे किसको जमा करना है? हाँ, किसको जमा करना है? कैश अकाउंट डेबिट 105 टू सेल्स टू सीजीएसटी टू एसजीएसटी, ये एंट्री डाली है ना, राइट? यानी मैकडी को पता है मुझे क्या करना है, सरकार को पैसा जाके जमा करना है। अब पैसा, अब बताओ पैसा किसकी जेब से गया? किसकी जेब से गया? सर पैसा गया मेरी जेब से, इतनी बात समझ में आई? लेकिन जमा किसने किया? जमा किया मैकडी ने, राइट? यानी कि बोझ तो मेरे सर पर है, पर लाइन में लगने की दिक्कत किसने उठाई? मैकडी ने। समझ ना बात? तो बोझ किसी और का और लाइन में लगेगा कोई और। यानी तुमने किसी से अपना काम करा लिया कि भाई, जैसे वैष्णो देवी जाते हैं ना, वैष्णो देवी जाना भाई, अरे खाटू श्याम जी जाना भाई अपना, कि भाई मेरी तरफ से 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया। होता नहीं होता ऐसा? देखा होगा ना तुमने? अब ये बताओ, पैसे प्रसाद चढ़ाने का पैसा किसकी जेब से गया? लाइन में कौन लगेगा, है ना? इधर सामने से क्या बोला ताई ने, से पता क्या बोला? इट इज इनडायरेक्ट प्रोसेस ऑफ डिपॉजिट समथिंग, और इसे से नाम दिया इनडायरेक्ट टैक्स। जिसकी खास बात क्या है? जमा कोई और करता है और लाइन में कोई और लगता है, और पैसा जेब से कोई और देता है ना? वैष्णो देवी में गया, तुमने मुझे 100 रुपए पकड़ा दिए, तो तुमने प्रसाद चढ़ा दिया वहां। अब दिक्कत मेरी है, मैं तुम्हारा प्रसाद खरीदूंगा, मैं ही लाइन में लगूंगा और मैं ही चढ़ा के आऊंगा। होता नहीं होता? वो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम हो गया, जो वैष्णो देवी में लोग ज्यादातर करते हैं। हमारे गली गली में हो जाता है ऐसा, गली में पता लगता है किसी को कि बगल वाले भैया आंटी कहाँ जा रहे हैं? वैष्णो देवी जा रहे हैं, पूरे मोहल्ले वाले है कि नहीं बात? अजीब सिस्टम है ना, राइट? अपना अपना तरीका है। लेकिन जैसे मैंने देखा था, मैं समझ गया ये कौन सा सिस्टम है? इनडायरेक्ट सिस्टम। यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं है, लाठी किसी और की, भैंस किसी और की, है ना? भैंस मेरी है, चला तुम रहे हो, है कि नहीं बात? ठीक है। लेकिन अगर ताई कहते हैं भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी जेब से पैसा गया, जिसकी जेब से पैसा गया, जमा भी वो ही करेगा, तो ये पता क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स। समझ गए बात? ये कुछ पुरानी यादें हैं इकोनॉमिक्स की, ठीक है सर? ये लिखी बात सर, ऐसे याद करेंगे। पर्सन हु बियर द बर्डन ऑफ टैक्स, बोलो जल्दी। पर्सन हु बियर द बर्डन ऑफ टैक्स, एक बंदा जो टैक्स का बर्डन झेलता है ना? क्या वो खुद जमा करता है? हाँ, अगर वो खुद जमा करता है तो क्या कहला जाएगा? डायरेक्ट टैक्स। और इस डायरेक्ट टैक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इनकम टैक्स। हमारे अपन के कोर्स में एक एक्ट है, कौन सा? इनकम टैक्स। अगर मैं बोलूं पर्सन हु बियर द बर्डन ऑफ टैक्स, जिसकी जेब से पैसा जाना है, डज नॉट हिमसेल्फ डिपॉजिट, वो खुद जमा नहीं करता, यानी कौन सा टैक्स हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे हम? जीएसटी, है कि नहीं बात? क्या पढ़ेंगे सर हम? जीएसटी पढ़ेंगे। समझ गए मुन्ना? राइट। तो हमारे कोर्स में जीएसटी और ये, अब सर अपने कोर्स में जीएसटी और इनकम टैक्स तो है ना सर? कितना कितना है और कैसे कैसे, ये और जान लेते हैं एक बार। सर जीएसटी कितना है सर? सर जीएसटी आपका आएगा 40 मार्क्स का, ठीक है मुन्ना?
और इनकम टैक्स कितना आएगा 60 मार्क्स का। सर इसकी बाइफर्केशन कैसे करेगी ये, है ना, हमारे प्यारे इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो जीएसटी में, चलो पहले इनकम टैक्स में बताया था ना, इनकम टैक्स में ताई ने बोला, ताई कह रहा हूं आईसीआई ने बोला कि भैया 60 मार्क्स में से कितना, सर 18 मार्क्स का तो आपके आएंगे एमसीक्यू। आईसीआई के एमसीक्यू की बुक भी आती है ना, पहुंचेगी भी तुम्हारे पास। और मुन्ना बाकी कितने बचे, 42 मार्क्स के आपके क्या आएंगे सर, वही प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है, राइट। जिसमें से आपको पहला क्वेश्चन क्या मिलेगा, राइट। तो ये 42 मार्क्स अगर बोलूं तो कितने हो गए सर, 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन है ना, इंटू 3 ऐसे बनेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन क्या होगा सर आपका, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी, और उसके बाद आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन 2, 3, 4, और उसमें से आपको एनी 2 करते हैं, ठीक है मुन्ना। क्यों 3 में से 2 करोगे ना, ये तो कंपलसरी है ही है, इसमें तो कोई छिड़कानी कर नहीं सकते, तो करना ही पड़ेगा। बाकी 3 में से 2 की चॉइस मिल गई, इससे बढ़िया बात क्या है ना, जो बेस्ट आते हो आपको वो करेंगे। तो ऐसी जीएसटी में क्या होगा, हाँ सर आपके 12 नंबर का तो क्या आएगा एमसीक्यू, और बाकी कितना बचा 28 मार्क्स के आपके अदर क्वेश्चन आएंगे। 28 में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं, 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन इंटू 2, इसके सब पार्ट्स होंगे ना, राइट। तो 4 क्वेश्चन तो वहां आ गए, जिसके में से 5वां क्वेश्चन तो क्या होगा कंपलसरी यानी मैंडेटरी, और 6 और 7 में से आप एक क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है मुन्ना, ये होगा आपके साथ एग्जाम में, ठीक है। जो मैं नोट्स दूंगा, मेरे टोटल नोट्स में आपको यही क्वेश्चन दोनों मिला के एमसीक्यू मिला के टोटल मोर देन 200 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। इसके अलावा और एक आध पीडीएफ आपको दे दूंगा ना, 200 एमसीक्यू मिलेंगे जो हम क्लास में सॉल्व करेंगे, मतलब 200 क्वेश्चन तो क्लास में सॉल्व करेंगे, यानी पढ़ना भी है, थ्योरी भी समझनी है, प्रोसेस भी समझना, क्लास में सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे बड़ा जो आपका सब्जेक्ट है फर्स्ट ग्रुप में वो क्या है, टैक्स है ना। बाकी 4 महीने में तो इसमें 5 महीने के लगभग 5.5 है ना, वो स्पीड के हिसाब से उतना टाइम तो लग ही जाता है, राइट। तो 200 क्वेश्चन हमें क्लास में करने हैं ना, मेहनत करनी पड़ेगी घर में जाके, राइट। और हमें क्लास में अपने मोटे मोटे 200 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करने हैं। इसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस ये तो भगवान हो गए, ये तो गीता हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। आईसीआई के सारी इलिस्ट्रेशंस भी करनी है और सारे एंड के क्वेश्चंस भी करने है कि नहीं बात। और जो एमसीक्यू बुक आईसीआई की तरफ से आएगी उसका चप्पा चप्पा हमें सॉल्व करना, कि क्वेश्चन एग्जाम में उसमें से ही लगभग मिल जाता है। तो मटेरियल आपके पास बहुत सारा, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा अगर आपका मन करे, है ना, तो कोई और आप मटेरियल बाजार से एक्स्ट्रा, है ना, खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर मन नहीं लग रहा, है ना, इतने कम से मजा नहीं आ रहा, और क्वेश्चन दे दो, है ना, इनकम टैक्स क्वेश्चन, और मतलब कई बार क्या होता है ना, मन करता है ज्यादा क्वेश्चन करने का, वैरायटी करने का, ठीक है। वैसे तो आईसीआईसी आपको क्या मिलेगा, एमटीपी भी मिलेगी, आरटीपी भी मिलेगी, आईसीआई भी अपने हिसाब से अच्छा मटेरियल आपको देता है, हमें वो तो कवर करना है। जो हम ये आईसीआई मेरे क्वेश्चन ये तो करने ही करने हैं, इसको छोड़ नहीं सकते। एक्स्ट्रा मटेरियल आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हो, उसकी कोई बुराई नहीं है भाई, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने में कोई बुराई तो है नहीं, है कि नहीं बात, राइट। तो कोर्स नोट कर लिया सर, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से क्या बन गया, कोर्स बन गया, राइट। ये हमारे बात बताई थी मैंने तुम्हें बात, क्या सर, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यूनियन लिस्ट, राइट, स्टेट लिस्ट, ये सारी बात है ना। स्टेट गवर्नमेंट इसके हिसाब से अपना ये लगाती है, और अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है वो इसके हिसाब से लगाती है। तो अगर मैं बोलूं कि सर इनकम टैक्स किससे आया सर, आर्टिकल 246(1) में एंट्री में लिखा गया सर, राइट। समझ गए ना बात मुन्ना। सर अब अगली बात करते हैं सर, अगली बात करते हैं बहुत ही मजेदार।
ये नोट्स हैं आपके, है ना, ये मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। नमस्ते कर लो ताई को। क्या कह रही ताई तुमसे? बस सिलेबस ही बढ़ा तुम्हारा, कुछ नहीं कह मैंने, है ना। ताई सिर्फ सिलेबस ही बढ़ाती हैं, ठीक है। सर ये मजेदार बातें हैं, वही बेसिक एक बार रीड आउट करनी है बस। दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। वही बात सर, अगर टैक्स जो बंदा भरता है और वही पेमेंट करेगा वो क्या होगी? डायरेक्ट टैक्स। अगर इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ बोले तो बोझ, यानी टैक्स का बोझ अगर 1% उठाता है, पेमेंट कोई और करता है, तो वो क्या होता है सर? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स को सर कौन चलाता है? इनडायरेक्ट टैक्स को चलाता है सीबीडीटी। कौन चलाता है मुन्ना? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी को कौन डिपार्टमेंट चलाता है? सीबीआईसी, है कि नहीं बात? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। और ये दोनों के दोनों किसके अंडर आते हैं? फिनमिन। किसके अंडर आते हैं सर? फिनमिन, फाइनेंस मिनिस्ट्री। और फाइनेंस मिनिस्ट्री को कौन चलाता है? हमारी ताई। एक तरीके से अगर सीबीडीटी और सीबीआईसी दोनों ही ताई के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, तो इनके ऊपर कितना किसका कंट्रोल है? ताई का कंट्रोल हो गया नहीं हो गया? यानी कि ताई इनके ऊपर पूरा कंट्रोल रखती है, राइट। फाइनेंस मिनिस्ट्री सबसे ऊपर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही आएगा सीबीडीटी, फुल फॉर्म बोलना सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और इनके अंदर ही क्या आएगा? सीबीआईसी, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, है ना। ये किसका है सर? इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स। और इसके अंदर क्या आता है? हमारे एग्जाम में जो है जीएसटी, कस्टम ये आता है, राइट। यानी कि इसके अंदर क्या क्या चेंज आने हैं, किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? सीबीडीटी। सीबीडीटी इसमें चेंजेस लाएगा। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, जीएसटी के अंदर क्या क्या अप्रूवल आने हैं, इसकी देख कौन करेगा? और दोनों ही किसके अंडर काम करते हैं सर? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं। बेसिक बातें हो गई सर, है कि नहीं बात। अब सर, अब बात आती है भैया कि जब टैक्स लगाया गया तो टैक्सेस के सोर्सेस क्या है, यानी कि मैं टैक्सेस कहां कहां से उठा के लगा सकता हूं। सबसे पहला सोर्स में पता लग गया, 3 गुना लगा देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कौन सा सर? इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। यानी उस एक्ट में जो बातें लिखी है ना, वो आपको माननी पड़ेगी। अब सुनना ध्यान से, 1961 में अगर एक्ट आया तो उसमें लिखा था इंडिया में जो भी पैसा कमाएगा उसके मान लो 100 रुपए माफ होंगे उस टाइम पे। आज अगर तुम जो भी पैसा कमाओ 100 रुपए माफ करो, है कि नहीं बात? ठीक है। तो ताई को क्या बोलो, ताई क्या बोल रही है? तो क्या एक्ट के अंदर जो लिख दिया क्या वो सदाबहार हो गया, अमर हो गया? नहीं, उसके अंदर क्या करने पड़ते हैं? अमेंडमेंट लानी पड़ती है, चेंजेस करने पड़ते हैं। और अमेंडमेंट चेंजेस आते हैं हर साल। जैसे अभी 1 फरवरी को कौन आया था? 1 फरवरी को टीवी पे आई ताई। तुमने सुना होगा, न्यूज में यही चल रहा था, और न्यूज में सारी नेगेटिव बातें चल रही थी, मतलब आम आदमी के लिए कोई माफी नहीं बढ़ाई, है ना, कोई टैक्स में छूट नहीं मिली, ठीक है, कोई डिडक्शन में कुछ फायदा नहीं मिला, समझ में ना बात? ठीक है ना, ये सब सुना होगा। यानी कि जो आज से 9 साल पहले हमारे इंडिया में टैक्स में लिखा गया कि इंडिया में जो भी पर्सन कितने रुपए कमाएगा? 2.5 लाख। इंडिया में जो भी 2.5 लाख कमाएगा उससे टैक्स नहीं लेंगे हम। यानी तुमने क्या किया? तुमने काम किया, कमाई करी, तुमने कितने कमाए साल के? 2.5। तो ताई पता क्या बोलेगी? गरीब लोग, गरीब भाग यहाँ से, है ना, तू घर चला ले, तू देश मत चला ले, तू घर चला ले। इंसल्ट करती उनकी, लेकिन लोगों को इंसल्ट पसंद आई नहीं आई? पसंद आई। कुछ बात है, टैक्स देना पड़ रहा, पसंद आई, है ना, कोई बात है, हमारी इंसल्ट कर लो, है कि नहीं बात? लेकिन ये बेइज्जती कब की गई? यानी ताई की नजरों में इकोनॉमिक्स वाली गरीबी रेखा नहीं है 80 रुपए 100 रुपए, उनकी नजरों में लाखों में गरीबी रेखा है। उन्होंने कहा कि देश चलाना है, और देश कैसे चलेगा? टैक्स से चलेगा। तो उन्होंने कहा देश चलाने के लिए पहले इंसान अपना घर तो चला ले। तो ताई ने बोला जो इंसान 2.5 लाख रुपए साल का हमारा मोटा मोटी 22,000 रुपए महीने का कमा रहा है, मोटा मोटी, है ना, 21,000 22,000, तो जो बेचारा 21,000 रुपए महीना कमा रहा है वो देश चला ले, वही बहुत बड़ी बात है ना। तू भाई तू क्या कर ले? हाँ, तू घर चला ले, वही बड़ी बात है, तू देश का चलाएगा। ताई बोलते गरीब लोग, चला जाते गरीब लोग, है ना, बिल्कुल गरीब। तो ताई ने बड़ी इंसल्ट मारी। लेकिन ये बात ताई ने नहीं बोली थी, ये बात बोली थी पी चिदम्बरम सर ने। किसने? पी चिदम्बरम सर थे जब 2014-13 में कांग्रेस की सरकार थी, उनके फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद भैया
अरुण जेटली आ गए, फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। फिर पीयूष गोयल जी बने, सीए पीयूष गोयल जी है ना, फिर सीए पीयूष गोयल जी फाइनेंस मिनिस्टर बने कुछ दिन के लिए, है ना। फिर हमारी कौन बनी, ताई बनी। 2-3 फाइनेंस मिनिस्टर बदल गए, लेकिन ये जो माफी है 2.5 की गरीबी की, ये कितनी रखी, 2.5 की 2.5 रखी। लोग हर साल हाथ जोड़ते हैं, थोड़ी और बेइज्जती कर दो हमारी, थोड़ी और इंसल्ट कर दो, 2.5 के कम से कम कितने कर दो, 3 तो कर दो कम से कम। मतलब ये तो बोल देते, ये पूरी एक्सपेक्टेशन थी इस बार कि भाई कोई लिमिट 9 साल से नहीं बढ़ाई, मतलब 8 साल से नहीं बढ़े तो 9वें साल तो भाई 9वें साल तो इतना तो मानोगे ना कि आज 2013 में पेट्रोल अगर है ना 50 रुपए का था या 40 रुपए का था नेट से, तो अब तो भैया कम से कम 100 का होगा। यार तुम पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हो, सब्जियों के दाम बढ़ाए, दाल के दाम बढ़ाए जा रहे हो, एग्जम्पशन भी तो बढ़ाओ, पैरेलल तो रखो। खर्चे बढ़ा रहे हो तो माफी भी तो बढ़ाओ। ताई कह रहे ना खर्चे बढ़ रहे थे, इनकम नहीं बढ़ रही। बताइए 2013 में कितने कमाता था, बताइए 20 कमाता था, आप कितने कमा रहा है, 45-50 तो कमा रहा है ना। तो हम ये कह रहे हैं ताई से, ताई अगर खर्चे बढ़ रहे हैं, चलो तुमने मान लिया इन्फ्लेशन हो रहा है तो इनकम भी बढ़ रही है किसी की, लेट से, तो तुम भी तो एग्जम्पशन का दायरा बढ़ाओ ना, वो नहीं बढ़ाई। लोग हाथ जोड़ के बैठे, टीवी के आगे में भी हाथ जोड़ के बैठा था 1 तारीख को कि 2.5 की कितनी कर दो, 3 कर दो, पर करी ना करी, 1 पैसा ना बढ़ाया। फिर मैं मीम भी बनाया, इतनी सी भी नहीं बढ़ाऊंगी, इतनी सी भी एकदम से नहीं बढ़ाई ताई ने, इतनी सी भी है कि नहीं बात, राइट। बताओ यार, अब बात कहां टल गई, 2023 पे। 2023 में अपने कोर्स में है ना, अभी 2023 नहीं आया तो अपने को अपने कोर्स में इतनी ही है एग्जम्पशन लिमिट कि 2.5 तक माफ है। अब बात ये आती है, अगर मान लो 2023 में ताई 2.5 को बढ़ा के 3 कर दे, तो क्या इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अमेंड करना पड़ेगा, चेंजेस ना। उन्होंने बोला एक और एक्ट बनता है हर साल, जिसे बोलते हैं फाइनेंस एक्ट, जिसे आप प्यार से क्या बोलते हो, बजट, जिसमें चेंज लाया जाता है। पार्ट ए में क्या करते हो कि गवर्नमेंट इतनी पॉलिसी करती है, फिस्कल डेफिसिट समझो ना, सरकारी खजाने में इतनी कमी है, जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना फिस्कल बातें। और ए पार्ट में तो लुभाते हैं, क्या इतना पैसा यहां दे देंगे, इतना पैसा वहां दे देंगे, इतना खेती में दे देंगे, इतना एग्रीकल्चर को दे देंगे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर को दे देंगे, इतना हॉस्पिटल्स को दे देंगे, इतने आईएम खुल जाएंगे। बी पार्ट में रुलाते हैं, है ना, डिटेल ऑफ टैक्स प्रपोजल कि इतनी सी भी एग्जम्पशन नहीं बढ़ाऊंगी, ऐसे करते हैं। यानी कि बी पार्ट में अगर ताई का थोड़ा सा दिल बड़ा हुआ अगले साल, तो शायद वो 2.5 की कितनी कर दें, 3 कर दें। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा जो हर साल बनता है। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक बार बन गया जीवन में, फाइनेंस एक्ट कब आता है, बोलो जल्दी बोलो, हर साल आता है, हर साल आता है, जिसमें क्या करना पड़ता है हमें, चेंजेस लाती है और वो पढ़नी पड़ती है। जिसे हम अकाउंट, जिसे हम इनकम टैक्स की भाषा में पता क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट्स, क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट्स होती है, ठीक है ना, राइट। तो तुम्हारे एग्जाम में मई नवंबर वाले पेपर में इतनी अमेंडमेंट ताई ने पिछले साल भी नहीं बढ़ाई थी लिमिट, और कुछ ज्यादा अमेंडमेंट करी भी नहीं, इस साल भी कुछ ज्यादा खास अमेंडमेंट करी है कि नहीं बात। फिर बात आई सर कि इनकम, अगला सोर्स क्या टैक्स लगाने का, अगला सोर्स है इनकम टैक्स के रूल्स। जब हम कोई सेक्शन पढ़ेंगे, है ना, राइट, तो उसके अंदर में क्या करना पड़ेगा, रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे भैया अगर हमने पढ़ा कि अगर मैं तुमसे फीस में कमा रहा हूं, तो फी क्या होगी मेरी, इनकम होगी, टैक्स होगा। अब इस इनकम को कैलकुलेट कैसे करना है, इनकम को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले, टैक्स के थोड़े अलग फॉर्मूले होंगे ना, फॉर्मूला बेस्ड मामला, कोई दिक्कत नहीं है ना, स्टैट से भी आसान फॉर्मूले हैं कुछ है ना। इस कैलकुलेशन का प्रोसेस क्या होगा, ये किसमें लिख दिए गए, रूल्स में लिख दिए गए। तो हमें इनकम टैक्स के साथ साथ हमें क्या पढ़ने पड़ेंगे, रूल्स। तो हमें इनकम टैक्स में सेक्शन याद रखना है, रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं है ना। जीएसटी में आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जीएसटी में बहुत सारे रूल्स हैं। और भाई सबसे खतरनाक बात, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, ये बड़ी मजेदार बात है। सर्कुलर नोटिफिकेशन में आपको पार्लियामेंट में बैठ के क्या नहीं करना पड़ता, चेंजेस नहीं लाने पड़ते। अच्छा ये बताओ, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, कब से बढ़ते हैं, 1 अप्रैल से, रात को 12 बजे से लागू हो जाते हैं। मोदी जी आ गए, भाई और मैं रात 12 बजे से, है ना, पुराने नोट बंद हो जाएंगे। तो भैया ऐसा क्यों है, हमें तो साल 1 अप्रैल से होना चाहिए था। उन्होंने 8 नवंबर को बोली ये बात, याद आ रहा है, तारीख तो इतिहास में दर्ज हो गई, 8 नवंबर 2016, ठीक है, राइट, या 2017 थी आई थिंक, है ना, 16 थी, हाँ 16 थी, तो 8 नवंबर को बोली। अब 8 नवंबर को अगर बोल रहे तो बोलते ना 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से क्या होगा, नोट बंद होंगे। उन्होंने आज रात 12 बजे से लगा दी बात। यानी कि कहीं ना कहीं बात से हमें पता लगती है
कि गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि कुछ चीजों को 1 अप्रैल से लगाने की वजह कब लगा दो, इमीडिएटली लगा दो, रात 12 बजे से लगा दो। जब ऐसी पावर यूज करी जाती है उस पावर को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, राइट, समझ ना बात। या फिर कोई डाउट दूर करना है, ठीक है, कि भैया मुझे इनकम टैक्स में आपने बोलते 2.5 लाख तक गरीब हो गए, 2.5 लाख तक मुझे टैक्स नहीं देना, ठीक है, अगर मैं 2.5 लाख से 1 रुपया ज्यादा कमाऊं तो क्या होगा, 2.5 लाख से 1 रुपया कम कमाऊं तो क्या होगा, मेरी इनकम 2.5 लाख नहीं है, मेरी इनकम 2,50,100 रुपए है ना। तो लोगों के कुछ डाउट्स आ रहे हैं, तो सर्कुलर नोटिफिकेशन से क्या होता है, प्रॉब्लम और डाउट को क्लेरिफाई किया जाता है। सर्कुलर इशूड फॉर द गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर एंड और द असेसी, तो सर्कुलर जो है उनकी गाइडेंस के लिए लिया जाता है, समझ बात। और आखिरी तरीका समझ गए, आखिरी तरीका क्या है, टैक्स को अप्लाई करने का, जो भूल ना जाना बचपन का प्यार, बचपन का प्यार याद है ना, बालफर वर्सेस बालफर, तुम्हारे जीवन का पहला केस याद आ गया है ना, बालफर आंटी, हाँ, तो यानी कि हमने लॉ की शुरुआत में दुनिया का पहला केस पढ़ लिया था लॉ का, बालफर वर्सेस बालफर। ऐसे इनकम टैक्स के केसेस भी आते हैं, पर इनकम टैक्स के केसेस इंटर में नहीं पूछते, कब पूछे जाते हैं, फाइनल में पूछे जाते हैं विद केस लॉ के नाम। इंटर में तो कहते हैं बिल्कुल वही, भैया तू क्या कर ले, तो पहले टैक्स को समझ ले कि है क्या, फाइनल में आएगा तब केस वगैरह की बात कर लेंगे। तो आपको इंटर में टैक्स के केस लॉ याद करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन याद कर लेना ही हमारे लिए क्या है, बहुत है, ठीक है, समझ गए ना बात। अब सर ये भी पढ़ेंगे। अब मुद्दे की बात आती है सर, अगर मैं आपसे बोलूं आज से कुछ साल पहले ये हुआ, देखी, अब भैया 25 जून 1983, डेट तो फिक्स है ना, डेट तो है ना, फेक नहीं है, रियल डेट है। 25 जून 1983 1983, जब तुम शायद 1-2 साल के रहे होंगे, मुझसे मैं तुमसे 2-4-5 साल बड़ा हूँ, ज्यादा 6 साल बड़ा हूँ बस, है ना, ठीक है। तो 25 जून 1983, जब तुम 1-2 साल के रहे होंगे, ठीक है, तब की कहानी है, पुरानी है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं पिछले जन्म में रहे होंगे, चलो जब तुम पिछले जन्म में रहे होंगे अब तो ठीक है, तो पिछले जन्म में रहेंगे तो तुम्हें यकीन है इस ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में इंटरनेट कुछ भी नहीं होता था, है ना, बात ही नहीं, कुछ लोगों को पता नहीं था, कंप्यूटर नहीं पता था लोगों को, एक ही चीज जानते थे, टाइपराइटर या है कैलकुलेटर, बड़ी चीज होती थी, है ना, कैलकुलेटर टाइपराइटर होना बहुत बड़ी बात होती थी, टक 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 खट खट खट, है ना, याद है, इस तरह की हमारे मम्मी पापा ऐसे काम करते थे। अब ये टाइपराइटर कैलकुलेटर का जमाना था, टीवी नहीं हुआ करते थे, पूरे मोहल्ले में टीवी होता था, ऐसे चादर बिछा दी जाती थी मेरे दादाजी के, और हम सब जमीन पे बैठ के महाभारत देखा करते थे, है ना, महाभारत यही चलती थी या रामायण चलती थी, तो प्रसाद बैठ जाया करता था, यानी पूरे मोहल्ले में टीवी हुआ करता था, राइट। और टीवी बहुत महंगे हुआ करते थे, हमारे घर में दादाजी ने पहला टीवी खरीदा, 5,000 रुपये कीमत थी उसकी उस जमाने में, हाँ ठीक है ना, ब्लैक 5,000 रुपये उस जमाने में, तो मतलब कार के जितनी बराबर की वैल्यू थी टीवी की, 5,000 का टीवी था, 7-8 हजार की कार आती थी फिएट, है ना, इस तरीके से उस जमाना। अब उस जमाने भैया इतनी महंगा टीवी होगा कार के जितना, तो लोग टीवी खरीदेंगे, टीवी देखेंगे। अब उस जमाने में जब टीवी इतना मुश्किल से दिखता हो तो लोगों को न्यूज क्या लाइव देख पाएंगे, लाइव तो देख नहीं पाएंगे। 1983 रेडियो भी नहीं पकड़ते थे, क्योंकि ये मैच कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, लॉर्ड्स में, तो रेडियो भी इंडिया के मैच का पकड़ता था, ट्रांजिस्टर कान में लेके फ्रीक्वेंसी घुमाते रहते थे, मैच आएगा, हमारे पिताजी बताते थे, है ना, राइट। यानी उस जमाने में कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। अब सवाल ये आता है 25 जून 1983 में जो हुआ कि भैया इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया, है ना मुन्ना, ये बात हमें कब पता लगेगी, ठीक है, ये बात कब पता लगेगी, ऑब्वियसली बात है 25 जून को तो पता लगनी नहीं, है ना, कब पता लगेगी मुन्ना, 26 जून को, समझ में आई ना बात। यानी कि 25 जून को जो हुआ, 25 जून को जो हुआ वो हमें कब पता लगने वाला है, 26 जून को पता लगने वाला है। यदि आज जो हुआ वो कल पता लगेगा, ठीक है, राइट, समझ में आई ना बात। ऐसी एक बंदा बताओ, एक बंदा जॉब कर रहा है, उसने पूरे फलवली में जॉब की, कब करी, फलवली में जॉब करी,
अब जॉब करने का पैसा उसे कब मिलेगा? मार्च में मिलेगा ना, राइट। बहुत ही कम ऐसे ऑफिस होंगे, शायद 1% 100 में से, कि जो एडवांस तो बात दूर की बात 28 फरवरी को पैसे देते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। वो कहेंगे भैया तो 1 मार्च को ले लियो या 5 से 7 तेरे को सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। यानी पैसा कब मिलेगा? मार्च में। क्यों? क्योंकि 1 तारीख को आप क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे पूरे फरवरी तुमने किया क्या, कितने बंक मार लिए, कितनी छुट्टी मार ली, या कितना तुम्हारा इंसेंटिव था, या कितना तुम्हारा क्या कहते हैं सैलरी में इंक्रीमेंट था। ये सब चीजें कैलकुलेट करेगा अकाउंटेंट, तभी तो बताएगा। और मान लो कंपनी में अगर 1000 एम्प्लॉय है और कुछ तो टाइम दोगे फरवरी की सैलरी बनाने में, हर एक एम्प्लॉय को चेक करना पड़ेगा कितनी छुट्टी ली, कितनी सिक लीव ली, कितनी पेड लीव ली, है ना, कितना इंसेंटिव है, कितनी सैलरी में इंक्रीमेंट है, क्या कुछ है कि नहीं, चेक करने के लिए कुछ तो टाइम दोगे, है कि नहीं बात। फिर अगर इसे मैं पूरे साल पे ले जाऊं, क्योंकि ताई को महीने से मतलब थोड़ी है। ताई कह रही है तू ये बता कि तूने कमाया कब, तूने कमाया कब से शुरू होता है? 2021। और कब तक कमाया? 31 मार्च 2022। अब 31 मार्च 2021 से अप्रैल 2021 से 31/3/2022 तक मैंने पूरा पैसा कमाया। क्या तुम मुझे 31 मार्च 2022 की रात को बता सकते हो कि तुमने पूरे साल कितने कमा लिए? क्यों नहीं बता सकते? बता दोगे? हाँ, शायद कुछ लोग तो बता भी ना पाए, क्योंकि जो नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, है ना, तो मैंने बात, एक भैया आउटलेट है 24/7, उल्लू बना होता है, देखा है ना, 24/7 आउटलेट है, वो 24 घंटे खुलता है, शिफ्ट चलती रहती है उसमें लोगों की। अब तुम 31 मार्च रात 11:58 पे चले जाओ और कोई ग्राहक खड़ा हो उसे काउंटर पे, तुमसे बोल दो तूने पता है 31 मार्च तक तूने कितने कमाए, तो क्या बोलेगा? अभी कमा ही रहा हूं। ये अगर बिलिंग 11:59 पे हो गई तो ये पैसा कब काउंट होगा? 31 मार्च, यानी इसमें काउंट हो जाएगा। और अगर ये बिलिंग 12 बजे के बाद करी सर मैंने, तो ये 1 अप्रैल में चला जाएगा। यानी कि एक बात तो फिक्स है, 31 मार्च रात 12 बजे तक मैंने कितना कमाया, मैं 31 मार्च रात 12 बजे तक 11:59 तक भी नहीं बता सकता, है ना। खासकर वो लोग जो उल्लू है, उल्लू, है ना, जो नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं। इसका मतलब मुझे 31 मार्च तक कमाया हुआ पैसा कैलकुलेट करने के लिए मुझे कहां कूदना पड़ेगा? भैया मैं 1 अप्रैल या उसके बाद ही बता सकता हूं मुन्ना कि मैंने कितना पैसा कमा लिया। इतनी बात जमती है, कोई शक तो नहीं है इसमें? बोलो, समझाइए ना बात। अब सुनना ध्यान से, बहुत ही मजेदार बात। ताई ने बोला इस प्यार को क्या नाम दें, क्या नाम दें इस प्यार को? सुनो ध्यान से। ताई ने बोला अगर जो तुम कैलकुलेशन वाली चीज देखोगे कि इस साल काम हुआ, है ना, और उसको मैंने इस साल क्या किया? कैलकुलेट किया, राइट। इस साल बताओ मैंने फरवरी में और इस ईयर में मैंने क्या किया? कमाई करी। क्या किया मैंने? कमाई करी। और इस साल क्या किया? कितनी कमाई कर ली वो मैं कब कैलकुलेट करूंगा? 1 अप्रैल को, है ना। तो 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल या उसके बाद 2-4 महीने में मिलते हैं, है ना, उसमें मैं क्या करूंगा? कितनी कमाई मैंने कैलकुलेट की। समझ बात, राइट। तो पूरी दुनिया में पता क्या बोला था? पूरी दुनिया बहुत अच्छी है। अच्छी है कि नहीं है सर? सर पूरी दुनिया बहुत अच्छी है। सर कैसे अच्छी है? पूरी दुनिया कमाई वाली ईयर को पता क्या बोलती है? इनकम ईयर। मतलब पढ़ने वाले को पता लग जाएगा इस साल मुझे क्या करना है? पैसा कमाना है। और पूरी दुनिया कैलकुलेशन जिस साल मैं अपनी इनकम को कैलकुलेट करूंगा 1 अप्रैल को, तो जैसे आप 1 अप्रैल में कूद जाएंगे आपका अगला साल नहीं लग जाएगा। ये वाला साल कौन सा हुआ? 2021 2022। जैसे मैं 1 अप्रैल में आ जाऊंगा, खतरनाक बात है 1 अप्रैल में आती क्या होता है? अगला साल लग जाता है। समझ रहे ना बात? तो अगला साल लग जाएगा तो कौन सा साल हो जाएगा? 22-23, है ना, क्योंकि 1 अप्रैल को हमारा साल चेंज होता है। हमारा न्यू ईयर कब आता है? आज के बाद कभी भी 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर विश नहीं करना है। कब विश करना है? आने वाला है, अभी 1 ही महीने रह रहा है, तो सब क्या सेलिब्रेट करेंगे? इसका बर्थडे? अरे अप्रैल फूल बना रही है।
चलो अप्रैल फुल बनाए ना बनाए, पर ये बताओ उस दिन हैप्पी न्यू ईयर होगा नहीं होगा? अरे मुन्ना मुन्नी उस बार हैप्पी न्यू ईयर होगा नहीं होगा? होगा सर, होगा। यानी कि हमारा हैप्पी न्यू ईयर कब आता है? 1 अप्रैल को। फाइनेंशियल ईयर तब से शुरू होता है ना। जैसे फाइनेंशियल ईयर नया लगता है तो 22-23 लग जाएगा। कुछ लोग, कुछ दुनिया के कुछ कंट्री से बोलते हैं वी आर कॉल्ड 21-22 इज अ इनकम ईयर और दैट इज अ कैलकुलेशन ईयर। बहुत ही आसान, मतलब उस देश के लोग बहुत ही आसान जिंदगी जीते हैं, बिल्कुल आसान जिंदगी उनकी, बिल्कुल सिंपल। बिल्कुल कैसे? जैसे हमारी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। रटी थी ना ये वाली? इससे आसान जीवन क्या होगा? ऐसी जीवन चाहिए हमें। जिंदगी कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ऐसे जीवन हो तो मजा भी आए। तो लोगों की दुनिया में बहुत सारे लोगों की जिंदगी बहुत आसान है विदेशों में। सर इनकम ईयर अनपढ़ व्यक्ति बता देगा, अगर वहां भी कोई अनपढ़ व्यक्ति को, वो भी क्या बता देगा कि भैया इस साल मेरी कमाई वाला साल है। कैलकुलेशन ईयर कि भैया उस इनकम को कैलकुलेट कर दे और अगर कुछ टैक्स बनता हो तो वो कैलकुलेट करके जमा कर दे। कुछ लोग इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसे तो हम बोलेंगे क्या? अर्निंग ईयर। क्या बोलेंगे? अर्निंग है। जिसे इनकम समझ में ना आ रही है तो उसे क्या बोल दो भैया? अर्निंग। तो इस साल कमा रहा है। और इसे हम क्या बोल देंगे? टैक्स ईयर कि भैया जिस साल तू कमा रहा है उस साल तो सिर्फ कमा, स्ट्रेस मतलब दिमाग को बिल्कुल भी क्या होने जा रहा है क्या नहीं होगा, तो कमाता चला जा बस। 31 माह रात बजे तक जो तेरी बिलिंग करनी है तो सब अपने प्रॉफिट लॉस में बुक कर ले, सब अपनी कमाई इकट्ठी कर ले। जैसे 1 अप्रैल आएगा, 1 अप्रैल के बाद उसे कैलकुलेट करना शुरू कर दियो और उस पर टैक्स निकालना शुरू कर दियो। अब जैसे मैंने बोला 31 मार्च 2022 तक जितनी भी फीस इकट्ठी हो जाएगी मेरी, मैं 1 अप्रैल से लेके 4 महीने देती है, क्योंकि देश इतना बड़ा है ना। 5 मतलब 130 करोड़ में से अगर 10 करोड़ लोग भी टैक्स भर रहे हो मोटा मोटी, तो 10 करोड़ की कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना। तो उनको 4 महीने मिलते हैं मोटा मोटी। कितने? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। कि भैया 31 मार्च खत्म होते ही 1 अप्रैल को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 4 महीने ले, इसलिए रिटर्न, इसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं 31 जुलाई को। सुना होगा ना, इनकम टैक्स की क्या जा रही है? रिटर्न। तो रिटर्न वही होती है, ताई को मुझे ये बताना है कि मैंने कमाया कितना और मुझे उस पर टैक्स कितना देना है। तो मोटा मोटी 4 महीने अपन समझने के लिए लिख देते हैं 1 अप्रैल, समझने के लिए 4 महीने मिलते हैं 1 अप्रैल। 1 अप्रैल जैसे कूदेगी मुझे पता लग जाएगा कि भाई मैंने बच्चों से इतनी फीस ली, फाउंडेशन में पढ़ा है इतनी फीस ली, इंटर में पढ़ा है इतनी फीस ले ली, उस पर क्या निकाल दिया? टैक्स की लायबिलिटी निकाल दी कि ताई मेरी टैक्स की लायबिलिटी इतनी है, ये मैं लाइन में लग के क्या कर दूंगा? भर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब ये बात है हिंदुस्तान पे, किस पे बात आई? ताई ने उस दिन पी ली थम्स अप। क्या पी ली? ताई कह रही क्या करूंगी? कुछ तूफानी करूंगी। मैंने कहा भैया हो गया काम, ताई तुम कुछ धमाका करोगी है ना, पब्लिक लोटपोट। ताई ने बोला वो कानूनी क्या जो आसानी से समझ में। ताई ने खोली लॉ की डिक्शनरी, जो मैंने तो फाउंडेशन में भेजते हैं लॉ डिक्शनरी, बिल्कुल वैसे। ताई ने लॉ की डिक्शनरी खोली या गूगल पे सर्च किया व्हाट इज द लीगल वर्ड ऑफ कैलकुलेशन, है ना, व्हाट इज द लीगल वर्ड ऑफ कैलकुलेशन। कि कैलकुलेशन का खतरनाक सा कोई कानूनी शब्द क्या है, मतलब कुछ मंगल ग्रह वाला मिल जाए ना, कंसेंसस एडिडम क्विड प्रो क्यों, कुछ ऐसा मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ताई ने बोला ज्यादा हो जाएगा ये तो, है ना। तो उन्होंने लीगल वर्ड जब खोला तो गूगल पे डिस्प्ले, गूगल आईटी ने क्या डिस्प्ले किया? असेसमेंट। द टेक्निकल लीगल वर्ड ऑफ कैलकुलेशन इज असेसमेंट। असेस करना मतलब टू कैलकुलेट, चीजों को असेस करना, चेक करना, जांचना या क्या करना? कैलकुलेट करना। ताई ने बोला जिसे पूरी दुनिया क्या बोलती है? कैलकुलेशन ईयर। जिसे पूरी दुनिया क्या बोलती है? टैक्स ईयर। उसे मैं आज के बाद क्या बोलूंगी? रिश्ता वही, जल्दी बोलो, रिश्ता वही, रिश्ता वही है क्या? खोपड़ी में क्या डालना है? टैक्स ईयर, यानी कि कैलकुलेशन ईयर। 1 अप्रैल को कूदते ही क्या करना शुरू कर देना है? पिछले साल का क्या कर देना? टैक्स कैलकुलेट करना शुरू कर देना। अब लोगों ने बोला ताई ये बात तो समझ में आ गई कि भैया ये क्या है? असेसमेंट ईयर है। फिर लोगों ने पूछा ताई आधी बात क्यों बता के भाग रही हो? इनकम ईयर को क्या बोलना है? इनकम ईयर बोलना है। मैंने कहा ना इसका भी कुछ नहीं, बढ़िया जुगाड़ निकालूंगा। अच्छा ताई अर्निंग ईयर बोल देना ना, उन्होंने ये नहीं बोला। ताई ने बोला जिसे पूरी दुनिया टैक्स ईयर बोलती है उसे तो हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर, उसका तो सिनोनिम निकाल दे प्रायवाची लीगल। और जिसे इनकम ईयर अर्निंग ईयर बोलती है उसे बोला ताई ने आज के बाद हम इसे बोलेंगे प्रीवियस ईयर। पूरी तरह बिना समझ का मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती छोटू। प्रीवियस ईयर कैसे हो गया भाई? सुनना ध्यान से, प्रीवियस ईयर कैसे हो गया?
अब लोगों ने कहा यार ये क्या बात हुई, कमाई ईयर बोलो, इनकम ईयर बोलो, अर्निंग ईयर बोलो, प्रीवियस ईयर तो पिछला साल होता है। अकाउंट्स में प्रीवियस ईयर क्या सीखा है, पिछला साल होता है ना। तो ताई ने कहा सुन मुन्ना बात सुन, पहली बात ध्यान से। अब उन्हें कोई लीगल वर्ड तो समझ में आया नहीं इनकम का, अर्निंग का, उन्होंने प्रीवियस ईयर डाल दिया। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं 20, 21, 22 में पैसा कमा चुका हूं, 21, 22 में पैसा कमा चुका हूं 21, 22 में, और फिर मैं कूद के कहां गया, 1 अप्रैल को आ गया। अगर मैं कूद के 1 अप्रैल को आ गया और टाइम उससे बोल रहे 1 अप्रैल से शुरू कर दे, क्या कैलकुलेट करना। तो 1 अप्रैल से अगर मैं असेसमेंट शुरू कर रहा हूं, कैलकुलेशन शुरू कर रहा हूं, टैक्स निकालना शुरू कर रहा हूं, इनकम निकालूंगा तो टैक्स निकालूंगा, इनकम निकालना शुरू कर रहा हूं, बच्चों से कितनी फीस ली है ना, उसमें मेरा आने जाने का डीजल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा है ना, खाने पीने का खर्चा, बच्चों से मान लो 10 लाख डीजल से लग गए, 2-4 लाख, ऐसे करके कैलकुलेट करूंगा। फिर इसमें क्या निकालूंगा, टैक्स निकालूंगा, जो सीखेंगे मैं टैक्स कैसे निकालते हैं। अब ये सारा तामझाम मैं किस साल का कर रहा हूँ, आगे वाले साल का, पिछले वाले साल का। आगे वाला साल तो शुरू हुआ है, अभी तो 1 अप्रैल आई है, 1 अप्रैल को खड़ा हूं, तो जो मैंने कमाया नहीं उसी कैसे कैलकुलेशन कर दूं भाई, समझ रहे हो बात को। अब मान लो तुम मुझसे पढ़ रहे हो फरवरी में, मार्च में कोई बच्चा आया नहीं, मैं कैसे बता दूं मार्च में कितने बच्चे पढ़ेंगे, मार्च में फाउंडेशन बैच में, 12th के बैच में, इंटर के बैच में कितने बच्चे आएंगे मुझे थोड़ी पता है। तो जो फ्यूचर में बच्चे आए नहीं उसकी कमाई कैसे बता दूं, मैं तो वो बता सकता हूँ जो बच्चे आ चुके हैं। तो मैं अगर 1 अप्रैल में खड़ा हूं तो 2 अप्रैल, 5 अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त की थोड़ी इनकम कैलकुलेट करूंगा, मैं कैसे क्या बोलूंगा कब की इनकम कैलकुलेट करो। तो अब मैं 1 अप्रैल से पिछले, 1 अप्रैल पिछले उसमें झांकना पड़ेगा छज्जे में, पिछले छज्जे में झांकूंगा तो पिछले छज्जे में क्या मिलेगा, पिछले छज्जे में मिलेगा मुझे 21, 22। अब मैं खड़ा कब हूं, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल बोले तो अब ईयर बोलना पड़ेगा। अब मैं 1 अप्रैल के क्या बोलूंगा, ईयर। जैसे मैं 1 अप्रैल 2022 में खड़ा हूं तो मेरा ईयर कौन सा हुआ, 22-23। 22-23 में खड़े होकर किस इनकम को कैलकुलेट कर रहा हूं, तो जहां को 21-22, तो 22-23 में खड़े होकर जब 21-22 की इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं तो 21-22 मेरा क्या हो गया, प्रीवियस ईयर तो हो गया, नहीं होगा प्रीवियस ईयर। तो ताई ने बोला एक्चुअली में प्रीवियस ईयर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मुद्दा क्या है, असेसमेंट ईयर का। क्योंकि मैंने असेसमेंट ईयर बना दिया इसलिए मुझे मजबूरी में जिस साल की इनकम को कैलकुलेट कराना उसे मजबूरी मुझे क्या नाम देना पड़ गया, प्रीवियस ईयर। क्या नाम देना पड़ गया, प्रीवियस ईयर। अब अगर मैं तुमसे बोलूं, बात समझ आ गई, कोई डाउट तो नहीं है, बहुत सिंपल सी बात। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं मेरा जो एग्जाम में आने वाला है साल, वो एग्जाम में आने वाला है असेसमेंट ईयर 22-23। अगर असेसमेंट ईयर 22-23 आने वाला है इसका मतलब ताई मुझसे किस साल की इनकम को कैलकुलेट करा रही है, सभी बोलो 21-22 की इनकम को कैलकुलेट करा रही है ताई। यानी कि मैं बोल सकता हूं असेसमेंट ईयर इज 22-23, देयरफॉर प्रीवियस ईयर इज 21-22। एक बात बताओ, गंगाधर शक्तिमान है कि नहीं, गंगाधर। अब मुझे अंग्रेजों क्या मत ले जाना कि सर टोनी ही आयरन मैन है, पीटर ही स्पाइडरमैन है, ना मजा नहीं आता वहां बिल्कुल भी। होगा उनके यहाँ टोनी आयरन मैन और पीटर, अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ गंगाधरी शक्तिमान है, ठीक है। अब तो शक्तिमान की मूवी भी आने वाली है, ट्रीजर तो देख लिया होगा, हीरो नहीं पता, हीरो भी फाइनल नहीं हुआ, ट्रीजर ही आया सोनी इंटरनेशनल का। और हाँ, तो बचपन की हीरो है, पता नहीं तुम्हारे बचपन के हीरो थे, हमारे बचपन के थे क्योंकि हम 90s वाले स्टूडेंट हो गए। तो 8 साल 9 साल चला था शक्तिमान, और शक्तिमान बंद पता क्यों हुआ, उसके बंद होने का कारण क्या था, एक बच्चा छत से कूद गया कि शक्तिमान बचाएगा, तो शक्तिमान को, वो मर गया बालक है, छत से कूद गया कम से कम 10वीं मंजिल से एक अपार्टमेंट से मुंबई में, कि शक्तिमान बचाएगा गोल गोल घूमता हुआ। फिर गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया कि बच्चों के, मतलब देखो सुपर हीरो का कितना वो होता प्रभाव। और 90s में तो कोई इंटरनेट नहीं, कोई कुछ नहीं है ना, वो हमारे लिए क्या होती थी, एक फैंटेसी होती थी कि ऐसा होता होगा कि शक्तिमान गोल गोल घूमता हुआ आएगा बचा लेगा, बच्चा कूद के छत से। बच्चे आपस में करते भी है ना कि शक्तिमान आएगा कूद जा बचा लेगा, कूद गया वो, है ना, तो यार कूद गया वो हाँ हीरो भी आता था, कैप्टन व्योम भी आता था, है ना। क्या शक्तिमान ज्यादा हुआ था, 8-9 साल चला, फिर बैन शक्तिमान पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, बच्चा जब कूद गए तो बैन लगा दिया। फिर अब क्या हुआ, अब तो खैर लोगों को पता लग गया सुपर हीरो रियल में नहीं होते, बच्चों को पता रहे, बच्चे होशियार हो गया, तो उसका ट्रीजर निकाला। लेकिन हमें तब पता लगा गंगाधरी क्या है, शक्तिमान है। अगर गंगाधरी शक्तिमान है
ऐसे ही प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर और असेसमेंट ईयर ही प्रीवियस ईयर एक ही बात है। अगर मैं तुमसे एग्जाम में बोल दूं इनकम कैलकुलेट करो असेसमेंट ईयर 22-23 की, तो भी क्या करना है, 21-22 का ही डेटा क्या करना है, 21-22 के डेटे को ही एसेस करना है, यूज करना है, कैलकुलेट करना है। और मैं तुम्हें डायरेक्ट बोल दूं इनकम कैलकुलेट कर दो 21-22 प्रीवियस ईयर की, तो भी 21-22 की तो करनी है भैया, है कि नहीं बात। इन गंगाधर ही शक्तिमान है। लेकिन एग्जाम में कभी भी ये नहीं आएगा, क्योंकि इनकम टैक्स, क्योंकि ताई ने क्या बोला, मैं तो किस पे चलती हूँ, असेसमेंट ईयर पे चलती हूँ ना, तो इसलिए एग्जाम में आएगा कैलकुलेट द इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर 22-23। इनकम टैक्स की किताब बीकॉम वाले 99% बालक यूं ही धोखा खाते हैं, है ना। उनके एग्जाम मान लो 2022 में, तो कहते हैं 21-22 की वो दे दे किताब, 21-22 की प्रीवियस ईयर 21-22 की किताब ले आते हैं, तो क्या होता है पिछला साल, और बल्कि लेनी कौन सी है 22-23। और बीकॉम वाले बारे मुझसे पूछते हैं भैया अभी तो 22-23 आया भी नहीं, 22-23 की किताब एडवांस में कैसे आ गई, फिर उन्हें पढ़ाना पड़ता है क्या, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट, और बोलना पड़ता है गंगाधर ही, मतलब 22-23 ही 21-22 है भाई, 22-23 ही 21-22 है, तू 21-22 लिया है ना, इसे चेंज करके पुराना डेटा लिया है। लेटेस्ट डेटा क्या है, लेटेस्ट डेटा 22-23 है कि नहीं बात, लेटेस्ट डेटा क्या है 22-23, और एग्जाम में कौन सी रहेगा 21-22। चलो अगली बात, सिंपल सी बात, क्या अगर मैं तुमसे पूछूं कि सर अगर किसी पुरानी कोई गड़े मुर्दे उखाड़ रखे हैं किसी ने, ताई ने केस खोल दिया किसी का इनकम टैक्स का, वो कह रहा है भैया 2016-17 प्रीवियस ईयर का डेटा तूने गड़बड़ किया, उसमें टैक्स की चोरी है, हम क्या करेंगे, फाइनल पढ़ोगे आप, 6 साल से 8 साल तक के डेटा इनकम टैक्स कर सकता है, गड़े मुर्दे उखाड़ सकता है, फाइल निकाल सकता है। अगर प्रीवियस ईयर 16-17 है, असेसमेंट ईयर क्या होगा, बोलो जल्दी, कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल। अच्छा अगर मैं बोलूं कोई कह रहा है कि यार मेरे से गलती हो गई, मैंने रिटर्न तो भर दी पर रिटर्न मैंने गलत भर दिया, मुझे रिटर्न को ना ठीक करना पड़ेगा, ताई कह रहे कर ले भाई। उसने बोला ताई मैंने रिटर्न भरी थी असेसमेंट ईयर 19-20 की, तो इसका मतलब उसने डेटा कौन सा कैलकुलेट किया होगा, कौन सा किया होगा, 18-19 किया होगा, नहीं किया होगा, है कि नहीं बात, ठीक है। यानी असेसमेंट ईयर में मैं वो इनकम कैलकुलेट करता हूं जो मेरे प्रीवियस ईयर की होती है। एक बार सुनना, बहुत ही खतरनाक सवाल पूछने वाला हूं, सांस ले लो बहुत गहरी, पूछ लूं। अगर तुम बैठे होते पराग सर की क्लास में, अकाउंट्स की क्लास में बैठे होते, हाँ बोला ना, नहीं बोला हाँ गुड़िया तुम बताओगे ना, अब वो बैठे होते पराग सर की क्लास में, तुम बैठे हो, तुम वाले बैठे हैं, कल ही हो गए पराग सर की क्लास, पराग सर एक बैलेंस शीट बनवा रहे हैं, वो कह रहे हैं पराग सर भैया अपने प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बता दें। तो पराग सर अगर प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं तो वो प्रीवियस ईयर किसकी बात कर रहे हैं, पर वो बैलेंस शीट बनवा रहे हैं 31 मार्च 2022, इसकी बैलेंस शीट बनवा रहे हैं, है ना। 31 मार्च 2022 में बैलेंस शीट बन रही है, आउटस्टैंडिंग बता दे पिछले साल का, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, तो वो कौन सा प्रीवियस ईयर होता है, बोलो ये कौन सा साल हुआ, बहुत ध्यान से, 21-22 हुआ। तो जब पराग सर पूछेंगे तो वो कब कौन सा उनकी क्लास में प्रीवियस ईयर क्या बताओगे, 20-21 तो बोलोगे, है ना। लेकिन मैं तुमसे यहां कैलकुलेशन कर रहा हूं किसकी सर, और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि प्रीवियस ईयर बताओ टैक्स में, तो टैक्स का तुम्हारा एग्जाम का प्रीवियस ईयर कौन सा, ये कैसे हो गया, ना सोचने दो नए बालकों को, ये कैसे हो गया, अभी तो गंगाधर शक्तिमान था, ये कैसे हो गया तुमसे, शक्तिमान के लिए कैसे बन गया, मतलब पराग सर में की क्लास में प्रीवियस ईयर 20-21, अपन लोगों की क्लास में प्रीवियस ईयर 21-22, ये कैसे हो गया, ये लोचा कैसे हुआ, हमनी
इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, पर तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा इससे, क्योंकि मुझे पता है ना घर पे बैठ के डाउट आता है जब अकाउंट से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, फिर तुम सोच रहे हो तो ये कैसे हुआ, प्रीवियस ईयर तो 21-22 होना चाहिए, पर आप सब 20-21 भी बोल रहे हैं। ना ना ना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, सुनना जान, सिर्फ और सिर्फ एक दिन का फर्क है। बताओ, रुक जाओ तो रुक जाओ, बताओ बताओ, हाँ मुन्नी बताओ, बोले हार गई, हार गई, वो हार गई ना, पास। सुनो ध्यान, पहले टैक्स पे आ जाते हैं। टैक्स पे मैंने तुम्हें क्या बताया कि मुझे इनकम कब कैलकुलेट करनी है, टैक्स में हम कब खड़े हैं, टैक्स में हम कब खड़े हैं, 1 अप्रैल 2022, यानी कि टैक्स में हम 2022-23 में खड़े हैं। मानोगे नहीं मानोगे बात, खड़े नहीं खड़े, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बोला, रात को 12 बजे 24/7 आउल वाले शॉप पे भी वो कह नहीं सकता कि मेरी कितनी सेल हो गई, वो कहेगा भैया 12 जब बज जाएंगे ना तब बताऊंगा। जैसे 12 बज गए, अगला साल लग गया, 1 अप्रैल आ गई, तो जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं 1 अप्रैल को खड़ा हूं, मैं कहां खड़ा हूं, 1 अप्रैल को। अगर मैं आज 1 अप्रैल को खड़ा हूं यहां, और मैं तुमसे कह रहा हूं टैक्स में 1 अप्रैल होने के बाद ही हम कैलकुलेशन करेंगे, 31 मार्च को कैलकुलेशन नहीं करनी, कब करनी है कैलकुलेशन, 1 अप्रैल कैलकुलेशन करनी है। टैक्स में कोई ऐसी चीज नहीं है ना, राइट, कि आप मार्च में करोगे, 31 मार्च करोगे, टैक्स वाले कहते हैं कब कैलकुलेट कर भाई, 1 अप्रैल से शुरू हो जा। जब मैं 1 अप्रैल को खड़े होके बोल रहा हूं कि इनकम बता कितनी कमाई, इनकम बता कितनी कमाई 1 अप्रैल को, है ना, तो मैं कब की इनकम कैलकुलेट करूंगा, यानी 31 मार्च तक की। और वो जैसे 1 अप्रैल का मतलब क्या हुआ, ईयर में बात करो 22-23, जैसे मैं 22-23 में खड़े होकर बोल रहा हूं कि पता मैंने कितना कमाया, तो 22-23 1 अप्रैल होगी तो 22-23 होगी, 22-23 को मैं कब की इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं, इतनी बात समझ में आई। अब चलते हैं पराग सर के रूम में, उधर पराग सर जब पढ़ाएंगे तो पता कब खड़े होंगे, मैं अंकुर सर खड़े होते हैं 1 अप्रैल को तुम्हारे सामने, और पराग सर हमेशा कब खड़े होते हैं, 31 मार्च 2022 को। पराग सर कहते हैं 1 अप्रैल का अपन को कोई लेना देना नहीं है, बैलेंस शीट की हेडिंग डाल, क्या डालेगा बैलेंस शीट की हेडिंग, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022, पीएनएल एज ऑन 31 मार्च 2022। पराग सर कैलकुलेशन करते हैं 31 मार्च को खड़े होके, और अगर पराग सर 31 मार्च को खड़े हैं तो मार्च 2022 कौन सा ईयर हुआ, 21-22 में खड़े हैं। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं वो 31 अप्रैल को 31 मार्च को खड़े तो कौन से ईयर में खड़े हैं, करंट ईयर, करंट ईयर क्या है 21-22 है ना, करंट ईयर क्या 21-22। पराग सर की क्लास में पराग सर क्या कह रहे हैं 21-22 में खड़े होकर जब वो बोल रहे हैं पिछला साल बता, तो क्या बोलोगे, तो पिछला साल 20-21 ही तो बोलोगे। फर्क समझ में आया क्या है, फर्क सिर्फ एक दिन का है। यानी कि अगर मैं बोलूं जिसे पराग सर बोलते हैं क्या, करंट ईयर, जिसे पराग सर बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, उसे हम आज के बाद अपनी क्लास में क्या बोलेंगे, क्योंकि पराग सर का करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर क्या है 21-22, और अपन लोगों का वही करंट ईयर फाइनेंशियल क्या बनेगा, प्रीवियस ईयर। क्योंकि मैं तुम्हें जब कैलकुलेशन सिखाऊंगा टेस्ट की, मैं किस डेट पे खड़ा हूंगा, मैं 1 अप्रैल खड़ा हूं, तो यहां जब भी मैं खड़ा हूंगा इस रूम में, वो डेट कौन सी होगी, पराग सर उस रूम में खड़े होंगे तो कौन सी डेट होगी, और 31 मार्च ईयर मतलब 21-22, और 1 अप्रैल का ईयर मतलब 22-23। ये लोचा है, समझे लोचा क्या है। इसलिए पराग सर का प्रीवियस ईयर अलग होगा, हमारा प्रीवियस ईयर अलग होगा। यानी अगर मैं तुम्हें कोरिलेट करके बताऊं तो पराग सर का करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर इज आर प्रीवियस ईयर, या ऐसे कह दो अपना प्रीवियस ईयर इज पराग सर का फाइनेंशियल ईयर करंट ईयर। समझ में मुन्ना, ठीक है, फर्क समझ में, क्या फर्क है, एक दिन का। मैं 1 अप्रैल को, ताई 1 अप्रैल को खड़ी होकर काम करवाती है ना, और अकाउंट्स के महारथी मुंशी पराग सर की बात से वो कब खड़े होकर काम कराते हैं 31 मार्च। ये फर्क है, जब मैं 1 अप्रैल को बोलूंगा तो मेरा वो पिछला साल हो गया, पराग सर उसी साल में खड़े 31 मार्च को, तो उनके लिए वो करंट ईयर हो गया। याद रहेगी ना बात। अब एक तुम्हारे जैसा बहुत ही होशियार बालक पता क्या कह रहा है, कह रहा है ताई एक काम करते हैं, मेरा तो प्रीवियस ईयर चल रहा है 21-22, यानी कि मेरा असेसमेंट ईयर कब चल रहा है 22-23। कमाने जाना, थोड़ा कमा लिया मैंने, मैं सोचा था नई गाड़ी, कुछ नया घर, कुछ ऐसा कुछ ले लूं। टाइम मेरा 21-22 का टैक्स ना 25-26 में ले लियो। 21-22 का टैक्स कब ले लियो, हाँ
बड़े बड़े देशों में बेटा शाहरुख खान भूल गए, है ना। 21-22 का टैक्स कब ले लियो? 25-26 में। क्या करिए भाई, ये क्या स्कीम लिया है? ये तो मैंने भी ना सोची कभी। क्या मतलब? भाई मैंने कमाया मान लो 25 लाख रुपए, तुम इसमें से मोटा मोटी लेट से 4-5 लाख रुपए का मुझसे क्या मांग रही हो? टैक्स मांग रही हो। तो 25 लाख में से 5 तुम्हें दे दूंगा, 20 बचेंगे। मैंने घर देखा है 2 करोड़ का आएगा, है ना। ठीक है, तो थोड़ा 5 लाख की किस्त भर दूंगा इस साल वाली। तो जो मेरे 5 लाख है, मैं मना नहीं कर रहा टैक्स देने से, है ना। मैं ऊपर वाले को बुलावा थोड़ी आ गया अभी। अब तो जुम्मा जुम्मा नौकरी लगी है, बढ़िया पैकेज लगाया है ना, राइट। कुछ सालों साल तक कमाऊंगा, तो मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो, है ना। तुम्हारी उम्र बढ़ा दी कम से कम 5 साल तो मैंने, है ना। तो 25-26 में ले लो ना 5 लाख रुपए। कैसे पॉसिबल है? वो लिख के दे रहा है, कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लो मुझसे, गिरवी रख लो कोई सामान। बताओ, मेरी बीवी के गहने, बच्चों के चांदी की चम्मच गिरवी रख लो, क्या पॉसिबल है? ताई ने कहा रुक जा मुन्ना रुक जा, पहले देख लेती हूँ क्या लिखा है। तो ताई पता कहाँ पहुंची? ताई पहुंची डेफिनेशन। उन्होंने कहा मेरे पूर्वज, ताई के पूर्वज बोले तो चिदम्बरम, ये उनसे पहले के, है ना, 1961-61, ये क्या लिख गए यार। उन्होंने कहा ये अजीब सी बात है, इन लोगों ने खतरनाक बात बोल दी। तो ताई ने कहा डेफिनेशन देख लेती हूँ, कहीं लोचा लगा तो डेफिनेशन को चेंज करनी पड़ेगी, तो बहुत लोचा हो जाएगा, देश का नुकसान थोड़ी कर दोगे तुम। बस देश को पैसे मिल रहे 2022-23 में, तुम कह रहे हो 26-27 में ले ले, भाई ऐसे कैसे हो गया? तो ताई ने कहा भाई तू पढ़ के ना आया, तो पहले पढ़, है ना, पहले असेसमेंट ईयर पढ़ के आए। असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच इनकम ऑफ द, ये वही है इजी लाइफ, इजी लाइफ, समझ गए ना कैसे? पब्लिक कंपनी इज द कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ऐसी असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज कैलकुलेटेड। असेसमेंट ईयर वो होता है जिसमें प्रीवियस ईयर की इनकम को कैलकुलेट किया था। इतनी देर से हम यही तो सीख रहे हैं, है ना। और हमेशा कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल से। फिर था ये प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर। पराग सर की भाषा में क्या बोलोगे? पराग सर तो फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे। तो प्रीवियस ईयर इज द ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, जो असेसमेंट ईयर से जस्ट पिछला है। सबसे डेंजर वर्ड बताओ क्या है? ये उस सवाल का जवाब है जो तुम्हारे जैसे होशियार बालक बोल रहा है। होशियार वाला क्या बोल रहा है? असेसमेंट ईयर तो 22-23 है, टाई टैक्स ले लियो 27-28 के असेसमेंट ईयर पे। टाई कह रही है इसके एक शब्द पे तूने ध्यान नहीं दिया। क्या? असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में इमीडिएट वर्ड मैंने जोड़ रखा है, यानी इसे टाला नहीं जा सकता कानून के हिसाब से। मैं नहीं, कानून नहीं, इसे नहीं टाल सकता। यानी प्रीवियस ईयर वो होता है जो किससे चिपका होता है? हाँ, चिपका ले चाहिए फेविकॉल से। ये गाना सुन के चिपका दिया था। यानी कि असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या है? चिपकेंगे भैया। तुम कभी ये नहीं बोल सकते प्रीवियस ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 28-29 कि मैं 22-23 की इनकम को कब कैलकुलेट करूंगा? 28-29 में कैलकुलेट करेंगे। हाउ इट इज पॉसिबल? मतलब 3 फेरे आज ले ले भैया मैं अपने, बाकी 4 फेरे लूंगा 2050 में। अब ये कैसे हो गया? है ना भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सलमान भाई गाने की तरह चिपकाने सही है, वो फेविकॉल की तरह चिपकी होती है, उन्हें आप अलग अलग नहीं कर सकते। 7 फेरे तो 7 ही लोग हैं, एक फेरा आज एक फेरा कल, पूरे साल हर महीने की फेरा लेंगे, कितना मजा आएगा। हर महीने शादी होगी हमारी, है ना। अब तो घर वाले कहेंगे हर महीने पैसे खर्च करवाएगा, हर महीने शेरवानी, लड़की कह रही है हर महीने लहंगा पहनूंगी मैं, है कि नहीं बात? ठीक है, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ताई ने बोला बेटा जैसे फेरे अलग अलग नहीं हो सकते, ऐसे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर भी चिपकाने चाहिए फेविकॉल की तरह अलग अलग नहीं हो सकते। जो तू मेरे पास दरखास्त लेके आया, गुजारिश लेके आया, ये एक्सेप्ट ही नहीं हो सकती, कानूनी से एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर वो होता है जो इमीडिएट होता है, इमीडिएट असेसमेंट ईयर का। तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर दूर दूर, तो भैया ये काम तो हो गया खत्म। समझ गए? मजेदार केस था ये प्रैक्टिकली केस होते रहते हैं, लोग बात, है ना, जुगाड़ निकालते थे कुछ टैक्स बचाने के लिए, राइट। अच्छा, अगर आपने मान लो सीए बने, मान लो रिजल्ट आया तुम्हारा जुलाई में, ठीक है, तुमने मई में एग्जाम दिए लेट से फाइनल के, और लेट से जुलाई में रिजल्ट आ गया, हो गया, नाम क्या क्या लग गया? सीए तुषार, सीए ये सब क्या हो, सीए लग गया।
फिर तुमने इंटरव्यू दिया, या तो अपनी फर्म खोलोगे पार्टनरशिप में, ये दोनों कह रहे हैं भाई हम दोनों तो मिलकर फर्म खोल लेंगे नोएडा में, है छोले भटूरे एंड कंपनी, ठीक है, वही छोले भटूरे बेच दिए और वही अपना लोगों की रिटर्न वगैरह और टैक्स पे काम भी कर दिया। लेकिन वो छोले भटूरे एंड कंपनी जो खुली, वो खुली मान लो 1 सितंबर में, शुभ मुहूर्त निकाला इन्होंने, 1 सितंबर को खोलेंगे भाई। अब ये बताओ 1 सितंबर, मान लो अपने साल की बात करते हैं ना, 1 सितंबर 2000 है ना, एग्जाम में ईयर कौन सा आ रहा है 21-22, तो 2021 करेंगे ना, क्योंकि हमें एग्जाम में 21-22 मिलेगा। 2021 को अपनी फर्म खुली 1 सितंबर को, राइट। अब इसका प्रीवियस ईयर क्या मानोगे? नहीं, प्रीवियस ईयर स्टार्ट कहां से होगा? 1 अप्रैल से? नहीं, 1 अप्रैल से तो तुम्हारा अस्तित्व नहीं आया छोले भटूरे एंड कंपनी का। छोले भटूरे एंड कंपनी अस्तित्व में कब आई? कागजों में भैया, तो तुम कंप्यूटर लॉ पढ़ के आए फाउंडेशन में, उनका कागजों में जन्म कब हुआ? जब पार्टनरशिप फर्म खोली है, सीए फर्म खोली है, तो फर्म का रजिस्ट्रेशन कब हुआ होगा रजिस्ट्रार के पास? एज पर सेक्शन 69 और पार्टनरशिप एक्ट रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल को, ओ सॉरी 1 सितंबर को। तो ताई बोल रही है तुम्हारा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से नहीं मानूंगा, जिसका जन्म ही भाई, जिस फर्म का, जिस कंपनी का जन्म ही 1 सितंबर को हुआ हो, उस बालक का बर्थडे कैसे बना दोगे अप्रैल को? आएगा केक काट रहे तो सर अपने आने वाले बालक का बर्थडे आज मना लेगा, सर कल केक कटूंगा, क्यों? मेरा बालक आएगा 2030 पे, सर उसका बर्थडे आज है कि नहीं बात? हम तो केक खा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, केक कोल्ड ड्रिंक पैटी जो भी बर्थडे होगा, लेकिन हम तो खा लेंगे। लेकिन खाने के बाद खुशी खुशी हम पूछेंगे तो भाई ये मतलब लॉजिक समझ नहीं आया, अच्छा ये बता दे लड़का है लड़की समझाई ना बात? तो ये ताई कह रही है यार, जिस बालक का जन्म नहीं हुआ उसका बर्थडे कैसे बना रहे हो? यानी जिस बालक का जन्म नहीं हुआ, जिस कंपनी का, फर्म का, एसएससी का जन्म ही ना हुआ हो, उसका प्रीवियस ईयर कैसे डिफाइन कर दोगे? मैं उसका प्रीवियस ईयर कब से मानूंगी? 1 सितंबर से। तो देखो ये लिखी बात, प्रीवियस ईयर शैल बी स्टार्ट बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सेटअप द बिजनेस और प्रोफेशन। जिस दिन तुमने क्या किया है, उस बिजनेस और प्रोफेशन को क्या किया है? सेटअप किया है, ठीक है, समझ आ गया ना बात? एग्जाम्पल पढ़ना जरा, पोपटलाल क्या कह रहा है? पोपटलाल याद आ गया? हाँ, इसकी शादी नहीं हो पा रही बेचारी की। क्या कह रहा है पोपटलाल? अगर उसने 1 अक्टूबर 2021 से बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसका प्रीवियस ईयर अक्टूबर 21 से मार्च 22 तक बनेगा। असेसमेंट ईयर तो खैर 1 अप्रैल से पूरा ही हो जाता है, तो उसमें कोई स्ट्रेस वाली बात है ना, नहीं है। समझ गए ना बात? ठीक है, तो ब्रेक ले लें 10 मिनट 15 मिनट, चलो ब्रेक लेते हैं 15 मिनट। किसे भेज दिए नोटिस? भगवान। मिस्टर भगवान सर ने पता नहीं तो कि हम लोग मिले नहीं। अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। अरे ये नोटिस किसे भेजूं? हाँ, लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में रहते। नोटिस आ गया। हम सिद्धेश्वर महाराज और गोपी मैया तीनों उस मूर्ख और निर्लज मनुष्य को उत्तर देने न्यायालय में जाएंगे। आपका झगड़ा भगवान से, तो डायरेक्ट भगवान से पैसे मांग लीजिए ना। घर में जब कभी भी बिजली का प्रॉब्लम होगा तो आप रिलायंस के ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। हाँ भैया ये बताओ, भगवान पे केस हो सकता है? हो सकता है, देख ली तुमने भैया, हो सकता होगा भाई, है कि नहीं बात? तो चलो सर ये बात तो सुनिए, भगवान पे केस हो सकता है। अपना मुद्दा क्या है? क्या भगवान से टैक्स मांगा जा सकता है? ताई को तुम कम समझ रहे हो है? हाँ, ताई कह रही है भगवान पे केस कर दिया बंदे ने, है ना, तो भैया मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी आशीर्वाद दूंगी, है ना, मैं क्यों पीछे रहूं? ताई ने मुझे भी पिक्चर देखी सीतारमन जी ने, तो वो कह रही है भगवान पे केस हो सकता है यार, बताओ भगवान पे केस कर दिया, तो भगवान पे जब केस किया तो वो नोटिस किसको दिया ये बताओ, है ना? बाबा लोगों को, मंदिरों में, मस्जिद होगी तो मौलवी साहब को, चर्च में है ना, वो सब आए, सबको बुलाया था, तो इन सबको नोटिस देते भैया इन सबके क्या है
इन्होंने इनके मैंने प्रीमियम भरा, प्रीमियम, है ना, ठीक है, तो भैया मैं इनके ऊपर केस करूंगा, भगवान ने मेरी दुकान कराई है, पैसा कौन देगा, मंदिर वाले देंगे, भगवान देंगे, उनके ट्रस्टी पर। तो इस पिक्चर से पता लगा कि भगवान के ऊपर केस अगर करेंगे तो पैसा किसको चढ़ाते हैं, पैसा तो ऊपर जाने जाता जो भगवान जा रहते हैं ऊपर, है ना, भगवान शिव कैलाश मानसरोवर रहते, कैलाश में थोड़ी चढ़ाया तो पैसा चढ़ा तो मंदिर में रहे हो ना, है कि नहीं बात। और मंदिर में उस पैसे का मजा कौन ले रहा है, पुजारी लोग, बाबा लोग जो दिखा रहे थे ऐसे ऐसे करके, मिथुन चक्रवर्ती है ना, ये लोग मजा ले रहे हैं वहां। तो कांजीलाल मेहता ने क्या बोला, क्या बोला कांजीलाल जी ने, कि अगर मैं पैसा, अगर मैं अपनी, मेरी दुकान गिरी, भगवान ने गिरी, तो दुकान का पैसा कौन देगा मुझे, पुजारी लोग देंगे, भगवान लोग देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, है ना। ताई ने कहा ये तो बहुत बड़े जुगाड़ निकाल दे भाई, ये क्या कर दिया, ताई बहुत हैप्पी, ताई कह रही है मैं भी आऊंगी भैया, मैं भी, कुछ नहीं, आशीर्वाद दे दिया ताई ने भी। ताई ने बोला अगर भगवान से पैसा, भगवान से अगर भगवान के ऊपर केस किया जा सकता है, भगवान से दुकान गिरने का पैसा लिया जा सकता है, तो भैया भगवान से क्या लूंगी मैं, भगवान से टैक्स लेंगे। लोग कहने लगे कुछ तो शर्म कर लो ताई, कुछ तो शर्म कर लो, मतलब ये क्या कर दिया, आप भगवान से टैक्स ले लोगी अब, तो बताओ ताई ने क्या बोला, हाँ लूंगी। जब कांजीलाल भगवान के ऊपर केस कर सकता है तो भगवान से टैक्स भी ले सकती हूँ, ठीक है ना, मुस्कुरा रहे तुम्हें देख के इसलिए, ठीक है। अब फिर लोगों ने पूछा टैक्स कैसे वसूलोगी, अजीब सी बात हो गई, बताओ ना कैसे वसूलोगी। वहां तो उनके ट्रस्टी से क्या निकलवाया था, पैसा निकलवाया, कांजीलाल एंड में केस जीत भी गया था, है ना, सब मंदिरों ने क्या किया, मिलकर उसको दुकान का पैसा दे दिया। ऐसी ताई ने क्या बोला, ऐसे मंदिर के जो ट्रस्टी होंगे, मंदिर के जो ट्रस्टी होंगे वही क्या भरेंगे, लेकिन टैक्स किस इनकम पे भरेंगे, हाँ जो चढ़ावा, जिसे हम क्या बोलते हैं, दान। तो ताई ने बोला कुछ ऐसा टैक्स में लिखना पड़ेगा जिससे क्या हो जाए, जिससे वो मंदिर मस्जिद के जो बाबा लोग हैं, ट्रस्टीज हैं, बाबा लोग क्या भरे, टैक्स भरे। तो ताई ने उन्हें पता क्या बोला, ताई ने बोला आज के बाद जो भी व्यक्ति टैक्स भरेगा उस प्यार को हम क्या नाम देंगे, उस प्यार को क्या नाम देंगे, हाँ ताई ने बोला उस प्यार को नया नाम देना पड़ेगा, और उस प्यार को नाम दिया असेसी। यानी कि हमें इससे पता लगेगा कि क्या मंदिर मस्जिद भी टैक्स भरते हैं नहीं भरते। कांजीलाल मेहता ने अगर उनसे पैसा निकलवा तो टैक्स भरा जाएगा नहीं भरा जाएगा, असेसी। तो ताई ने बोला असेसी कौन होता है, असेसी तुम भी हो, असेसी मैं भी हूं, है ना। जैसे इंसान कौन है कैसे बताओगे, हम सब क्या है, इंसान ही है ना, ऊपर वाले बनाए, ऐसे हम सब क्या है, चाहे तुम टैक्स भरो या ना भरो तुम क्या कहला जाओगे, एसएससी कहला जाओगे। तो ताई ने बोला अरे कोई भी एसएससी थोड़ी कहला जाएगा, और राजू भैया बाहर बैठे वो भी एसएससी हो गए, है कि नहीं, डर जाएंगे वो, क्या बोल रहे हो मुझे, क्या पढ़ के आ रहे हो तुम, मेरे क्या नाम रख दिया तुमने, राजू भैया डर जाएंगे बाहर बैठे जो, है कि नहीं बात, राइट। तो ताई ने बोला चलो सुन लो यार, एसएससी मैं किसी बोलूंगी, एसएससी पहले तो मैं बोलूंगी किसको, एक पर्सन को, एक पर्सन होगा जो एसएससी होगा, है ना। यानी एसएससी मीन्स अ पर्सन जो क्या भरेगा, जिससे हम क्या वसूलेंगे, ये तो बताने वाली बात ही नहीं है, जिससे हम वसूल लेंगे टैक्स, या टैक्स के अंदर कोई और अदर सम। भैया ये कोई और अदर सम क्या होता है, जैसे टैक्स के ऊपर तुम्हारे कोई पेनल्टी लगा दी, तुमने टैक्स टाइम पे ना भरा, ताई ने बोला पेनल्टी लगेगी तेरे पे, है ना, या फिर उसके ऊपर क्या लगा दिया, ब्याज लगा दिया, लेट भरा, लेट भरने का ब्याज दे, है ना। अदर सम पेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, किसी और एक्ट के अंदर नहीं, किसके अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। आसान सी डेफिनेशन है, एसएससी वो पर्सन होता है जिससे टैक्स वसूला जाता है, या टैक्स से रिलेटेड कोई और अदर सम वसूला जाता है जिसे हम पेनल्टी या ब्याज बोल सकते हैं, है ना। ये तो होगी बहुत सिंपल सी बात। फिर लिखा इंक्लूड, यानी एसएससी में जो तुमने पढ़ लिया वो तो है, इसके अलावा इंक्लूड क्या है, पहला सुनना ध्यान से, पहला एसएससी वो पर्सन भी होगा जो टैक्स नहीं भर रहा होगा, टैक्स नहीं भर रहा, ना उससे हम कोई ब्याज ले रहे, ना उससे हम कोई पेनल्टी ले रहे, लेकिन उसने टैक्स इसलिए नहीं भरा क्योंकि उसने लोचा बहुत तगड़ा किया, यानी उसने टैक्स की चोरी करी और इसकी वजह से उसके ऊपर चल रहा है टैक्स का केस, प्रोसीडिंग मतलब। तो जिस भैया केस क्यों चलता है इनकम टैक्स में, बताओ, टैक्स की चोरी के लिए। लोग क्या करते हैं, टैक्स बन रहा है, टैक्स ने टैक्स की चोरी कर दी, तो टैक्स तो तुमने भरा नहीं, ना तुम्हारे ऊपर कोई इंटरेस्ट पेनल्टी लगी। इंटरेस्ट पेनल्टी टैक्स तो जब निकलेगा जब केस सॉल्व हो जाएगा और तुम हार जाओगे,
तो ताई ने बोला जिसके खिलाफ इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग चल रही है, जिसके खिलाफ इनकम टैक्स का केस चल रहा है, उसे भी हम क्या बोलेंगे आज के बाद? एसएससी बोलेंगे, है कि नहीं बात? एसएससी क्यों बोलेंगे? क्योंकि जिसके खिलाफ केस चल रहा है किस चीज का, या तो उसकी इनकम का, क्योंकि उसने इनकम क्या करी है, रिस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम एसेसिबल, यानी उसने अपनी इनकम को क्या दिखाया, गलत दिखाया। ये तुम्हारी इनकम है 10 लाख रुपए, तुम दिखा रहे हो 5 लाख रुपए, है कि नहीं बात? राइट। ये तुम्हारे घर में रेड पड़ी, जैसे स्पेशल 26 अभी कानपुर में इत्र वाले की रेड पड़ी है ना, लेटेस्ट केस है ना, राइट। रहता वो ऐसे था गरीबों की तरह, आस पड़ोस के स्कूटर पे घूमते थे, पुराने जमाने के हमारे बजाज वाले स्कूटर पे घूमता था ये। हम बताइए से घर में 300 करोड़ 400 करोड़ रुपए पड़े, है ना। अरे अभी पिछले महीने का तो केस है, हाँ पाइपों में रखा है उसने, और क्या कहते हैं इत्र का बिजनेस करता है, परफ्यूम्स का, है ना, राइट। वैसे घूम रहा है स्कूटर पे, किसी को शक भी नहीं, है कि नहीं बात? तो उसने अपनी इनकम को क्या किया, छुपाया कि भैया तूने जरूर टैक्स की चोरी की है, या फिर टैक्स बचाने के लिए तुमने क्या लोचा किया होगा, या तो इनकम को तुमने कम दिखाया होगा, या फिर लॉस ज्यादा दिखाया होगा। तुम जानबूझ के लॉस से दिखा रहे हो, ज्यादा दिखाता है, कह रहे भाई लॉस ज्यादा दिखाने का क्या मतलब भाई, है कि नहीं बात? लॉस ज्यादा दिखाते तो क्या होता है, टैक्स नहीं आएगा, है ना। अब मान लो पराक्षर फीस ले रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखा रखा है, पराक्षर कह रहा है जितनी फीस आती है ना उससे ज्यादा तो बिल चला जाता है मेरा, तो सर के नेट प्रॉफिट में क्या आएगा, लॉस। तो ताई कह रहे लॉस, अरे लॉस दिखा रहे तुम यार, वो पता लगा वो नकली लॉस था, है ना, यानी सर ने फीस कम दिखाई है, लॉस जानबूझकर ज्यादा दिखाया, स्कूल का बिजली का बिल भी अपने जोड़ लिया, तो लॉस ही आएगा फिर तो, है ना। इस वाली बिल्डिंग का तो बिल, बिजली का बिल लगाओ, सर कह रहा है स्कूल की बिल्डिंग का बिल अपना है, पड़ोसी दुकानदार ये भी अपना ही भाई है, इसका बिल मेरा है कि नहीं बात? तो लॉस ज्यादा तो दिखा रहा पकड़े गए। या फिर किसी अमाउंट पे तुम्हें क्या मिलना था, रिफंड मिलना था, तो तुमने केस कर रखा है कि भैया मेरे को रिफंड बनता है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, रिफंड बनना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि तुम्हारा टैक्स ज्यादा वसूल लिया ताई ने, और तुम्हारे ऊपर क्या मिल रहा है, तुम्हें रिफंड मिलना चाहिए। तो एसएससी का मतलब कौन होता है, टैक्स भरता है, टैक्स के अलावा रकम भरता है। एसएससी के अंदर ये पहले कौन आ गया, एक ऐसा बंदा जिसके खिलाफ क्या चल रही है, इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग चल रही है, किसके लिए, या तो उसने भी इनकम को क्या दिखाया है, ज्यादा दिखाया है ना, इनकम को कम दिखाया, या लॉस को ज्यादा दिखाया, या फिर वो रिफंड का केस कह रहा है, कह रहा है मुझसे टैक्स ज्यादा ले लिया, मेरे को तो पैसा वापस चाहिए, ठीक है ना। तो उसे हम भी क्या मानेंगे, एसएससी मानेंगे, ठीक है। अब आगे बात, भूल ना जाना बचपन का प्यार, क्या हमने फाउंडेशन में माइनर वाला चैप्टर पढ़ा था मुन्ना? अबे भैया माइनर आजकल बड़े खतरनाक हो रहे हैं, जैसे कि इंडिया गॉट टैलेंट, जूनियर इंडियन आइडल, है कि नहीं बात? अब ये बताओ कोई चाइल्ड एक्टर, अब किसी माइनर ने पैसा कमा लिया, केबीसी जूनियर, वहां पे पैसे की जगह पॉइंट्स बोलते हैं, अगला सवाल 2000 पॉइंट के लिए आए बेटा आपके किसी के सामने, ऐसा नहीं होता था। अब अगर माइनर अगर पैसा कमा रहा है तो ताई छोड़ दे उसे, केबीसी में माइनर जीत गया 1 करोड़ रुपए, पॉइंट उसके बराबर तो होते हैं, वो बहुत खुश है, 1 करोड़ मिल गए, 1 करोड़ मिल गए, है कि नहीं बात? तो ताई कह रही मजे आ रहे थे तो छोड़ दे क्या? अब क्योंकि माइनर जो है टैक्स नहीं भर सकता, क्योंकि टैक्स भरने के लिए और सबूत देने के लिए करना पड़ेगा बैंक में खाता, इनकम टैक्स में साइन, सिग्नेचर, और बचपन से पढ़ता है माइनर के साइन क्या होते हैं, बेकार होते हैं। अब ये बताओ अगर माइनर टैक्स नहीं भर सकता, माइनर रिटर्न नहीं भर सकता, रिटर्न पे साइन नहीं करता, रिटर्न पे साइन करने के लिए क्या होगा, 18 साल का होना चाहिए, तुम्हारा पैन कार्ड होना चाहिए, बच्चे का पैन, तुम्हारा बन गया पैन कार्ड, नहीं बन गया, अभी नहीं बना होगा ना, 18 साल से कम होगा तो बना नहीं होगा, तो पैन कार्ड ही कब बनेगा, अप्रैल फूल वाले डे 18 साल की हुई, तो पैन कार्ड कब बनेगा बताओ, जब 18 साल के हो जाएंगे, बच्चे का तो पैन कार्ड बना नहीं, तो टैक्स कैसे वसूले, उसके पापा आएंगे, कौन आएगा, पापा वो लपेटा जाएगा, खाली पापा ही लपेटे जाएंगे, मम्मी भी लपेटी जा सकती है ना, उसके पापा मम्मी आएंगे उसकी इनकम पर टैक्स भरने। तो पापा मम्मी कह रहे हैं कि भैया हम थोड़ी हैं एसएससी, एसएससी कौन होता है, जो इनकम कमा रहा है, जिससे टैक्स लेना है, जिससे अदर सम लेना है कि नहीं बात, जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है इन 3 बातों को लेकर, हम थोड़ी एसएससी। तो ताई ने पता क्या बोला, तुम एसएससी नहीं हो पापा, लेकिन हम तुम्हें क्या मान लेंगे, डीम्ड टू बी, जबरदस्ती एसएससी माने जाओगे, जबरदस्ती एसएससी माने जाओगे, किस केस के लेकर, बच्चे को लेकर, है ना। तो
एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी इन केस ऑफ माइनर, है ना। तो आपको भी क्या माना जाएगा, एसएससी ही माना जाएगा, लिख तो दिया डीम्ड टू बी एसएससी, है कि नहीं बात, राइट। और जिसने टैक्स के अंदर क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी लगी, जमा नहीं करी, डिफॉल्ट बोले तो एक तरीके से, चोरी ना बोले तो, है ना, डिफॉल्ट कर दिया, मान लो इंटरेस्ट उसको देना था, इंटरेस्ट दे के नहीं आ रहा, है क्या, राइट, कह रहा नहीं दूंगा, क्या कर लोगे, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, डीम टू बी और एसएससी इन डिफॉल्ट, जिसने क्या किया है, टैक्स के अंदर कोई भी डिफॉल्ट किया है, एसएससी इन डिफॉल्ट, राइट। मान लो रिटर्न भरनी है उसे, ठीक है, तुम्हारे ऊपर इनकम टैक्स के रिटर्न के प्रोविजन लग रहे हैं, है क्या, पढ़ेंगे चैप्टर में आके, तुम कह रहे हो नहीं भरूंगा, देखें क्या कर लेंगे, तो तुम्हें क्या बोला जाएगा, डिफॉल्ट, तुम क्या कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो, डिफॉल्ट कर रहे हो, है ना, तो तुम्हें बोला जाएगा एसएससी इन डिफॉल्ट। यानी कि एसएससी कौन होता है, जिसके ऊपर, हाँ, एसएससी इज द पर्सन, बोलो जल्दी, जो टैक्स देता है, हाँ, जो टैक्स देता है, अदर सम देता है, इंक्लूड पहला, वो पर्सन एसएससी होगा जिसके खिलाफ इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग चल रही होगी, वो पर्सन एसएससी होगा जिसे हम डीम टू बी एसएससी मानेंगे बालक के केस में, वो पर्सन एसएससी होगा जिसने डिफॉल्ट करा। याद हो जाएगी डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन है, सीए वगैरह में थोड़ी कम पूछते हैं, वो आएगा तो एमसीक्यू में एक आध पॉइंट हेर फेर कर देंगे, तो आपको ध्यान रखनी है बात, ठीक है ना। बीकॉम जब करोगे, ठीक है, तो बीकॉम में एक एक दो नंबर में पूछ लेते हैं, क्योंकि बीकॉम वालों को यही पता हो वो बहुत बड़ी बात होती है, नहीं बात, तो बीकॉम में ये चीजें आती है, बच्चों वाली चीजें, तुम्हें लगेगा ये कोई पूछने वाली बात है। अब सर हमने देखा कि एसएससी कौन होता है, बताओ, एक पर्सन जो टैक्स भरेगा। अब चाहे वो कांजीलाल मेहता की तरह टैक्स कोई कौन भरे, भगवान भरे। अब पर्सन में भगवान का नाम तो लिखना पड़ेगा, तो लोगों ने कहा एसएससी मीन्स अ पर्सन, सेक्शन 27 कहता है एसएससी कौन है, पर्सन है, तो लोगों ने पूछा पर्सन कौन, एक तो इंडिविजुअल कौन हो गया, तुम और मैं क्या हो गया, पर्सन। अब भगवान का नाम भी तो लिखना पड़ेगा। अब ताई ने बोला ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट, है ना, मंदिर, एनजीओ, है ना, एनपीओ, इन सबके ट्रस्ट, इनको कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना। ताई ने कहा एनपीओ एनजीओ ये सब नाम तो अकाउंट्स वाले, मजा नहीं आता मुझे इनके नाम लेने में, बेइज्जती हो जाएगी हमारी, बताओ अकाउंट्स का नाम चुरा ले, प्राक से बगल से बोलेंगे अरे मेरे नाम चुरा रहे हो, है कि नहीं बात, राइट। तो उन्होंने कहा कुछ नया नाम देंगे, पर्सन कौन होगा बताओ, एसएससी वो पर्सन होता है जो टैक्स भरता है, एसएससी वो पर्सन होता है जो टैक्स भरता है। समझना बड़ी खतरनाक बात, कैसे हम एक दूसरे से रिलेट करेंगे, और छोटा करके तो मैं दिखाता हूं, अब समझना है ना। एसएससी वो पर्सन होता है जो क्या भरता है, टैक्स भरता है। अब लोगों ने पूछा एसएससी वो पर्सन तो है जो टैक्स भरेगा, तो टैक्स का क्या इंसान भरेगा, क्या कंपनी टैक्स नहीं भरती होगी, कंपनी लॉ तुमने पढ़ लिया, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, याद आ गया, है ना, मैकोरा वाला केस। तो क्या सोलोमन टैक्स नहीं भरेगा कंपनी प्रॉफिट पर, भरेगा। क्या पार्टनरशिप टैक्स नहीं भरेगी, बिल्कुल भरेगी। क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो हमने फाउंडेशन में पढ़ा, एचयूएफ और पार्टनरशिप में डिफरेंस निकालो, तो एचयूएफ टैक्स भरेगा नहीं भरेगा, बिल्कुल भरेगा। तो ताई ने बोला पर्सन का मतलब कभी भी पर्सन समझ के मत सोचना कि कौन है, इंसान है, नॉन लिविंग भी किसमें आएगा, पर्सन में आएगा। तो ताई ने पता क्या बोला, एसएससी मीन्स अ पर्सन, और पर्सन उन्होंने कहा लिख दिए, हाँ पर्सन उन्होंने यहाँ लिख दिए, एरो बना रहा हूं और आ गया ना, सेक्शन 231 में उन्होंने क्या किया, पर्सन को बताया। लॉजिक समझ पा रहे हो, यानी कि पहले बताओ एसएससी किसमें बताया, 2(7) में तो एसएससी बताया। फिर लोगों ने पूछा एसएससी की डेफिनेशन में लिखा है एसएससी होगा एक पर्सन, एक व्यक्ति। ताई ने बोला ना 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 ये गलती मत कर देना, पर्सन का मतलब या व्यक्ति मत लिख देना, पर्सन का मतलब होगा जो 231 बताएगा। यानी कि अगर मैं बोलूं सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 बोलता है एसएससी इज अ पर्सन, यानी एसएससी वो बंदा है जो 231 में जाएगा। एसएससी इज अ पर्सन डिफाइंड इन 231, ये कंप्लीट डेफिनेशन बनेगी। एसएससी इज अ पर्सन जो किसमें लिखा है, डिफाइन इन 231। अब कौन कौन हुआ, अब देखते हैं इसमें कांजीलाल जी आ पाते हैं नहीं आ पाते हैं, है ना। आओ मुन्ना, पर्सन में कौन हुआ, तुम और मैं पर्सन होंगे नहीं होंगे, बोलो सर होंगे, इंडिविजुअल
इंडिविजुअल। HUF यानी ये भी टैक्स भरती है, कंपनी भी टैक्स भरती है। कंपनी इंडियन कंपनी होती है तो फ्लैट 30% टैक्स लगता है, विदेशी कंपनी होती है तो फ्लैट, मतलब उसमें कोई माफी नहीं है, 1 रुपया भी होगा तो टैक्स देना पड़ेगा। फर्म पे भी कितना परसेंट टैक्स लगता है? 30%। आगे बढ़ेंगे, फ्लैट 1 रुपया हो 30 पैसा तैयार रखना, 30%, ठीक है ना, समझ ना बात, राइट। AOP अब ये पढ़ते हैं, लोकल अथॉरिटी समझ गए, अपनी NDN यूनाइटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सब चीज ये भी क्या भरती है? टैक्स भरती है, इनको भी तो पैसा मिलता है। और ये आ गए हमारे कांजीलाल जी मेहता, ताली बजती रहनी चाहिए, ये है हमारे कांजीलाल मेहता, यानी कि NPO, NGO, दान दक्षिणा देने वाले ट्रस्ट या तुम्हारी यूनिवर्सिटी, ये सब चीजें क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, तो ताई ने बोला जितने भी मंदिर मस्जिद हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सन, है कि नहीं बात, राइट। वो भी आर्टिफिशियल कौन से? कंपनी जैसी डेफिनेशन, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ये तो पढ़े थे ना कंपनी लॉ में। ऐसे ही ये मंदिर मस्जिद भी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है कानून की नजरों में, जिसे जुडिशियल यानी कि कानून ने दर्जा दिया है। यहां कवर होते हैं कांजीलाल मेहता। तो कई लोगों को पता ही नहीं होता कि अगर कांजीलाल मेहता ने क्या किया, भगवान के ऊपर केस किया, तो क्या ताई भगवान से टैक्स ले सकती है? आज के बाद क्या बोलोगे? ले सकती है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 प्लस एज पर सेक्शन 231। यानी कि अगर मैं अब 27 में लिखूं, अगर मैं एक ही डेफिनेशन बनाता, टाइम ने तो मजे ले लिए, दो बना दी, अगर मैं एक डेफिनेशन बनाता तो मैं क्या लिखता बताओ, बोलो। असेसी मीन्स अ पर्सन नहीं लिखता, मैं क्या लिखता? असेसी मीन्स अ इंडिविजुअल, HUF कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, आर्टिफिशियल जुडिशियल, है ना, और वो लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यानी कि यहां मंदिर मस्जिद भी पर्सन बन गए। यानी असेसी इज अ पर्सन, मत बोलो, असेसी इज अ इंडिविजुअल, असेसी इज अ HUF, असेसी इज अ कंपनी, असेसी इज अ पार्टनरशिप फर्म, असेसी इज अ लोकल अथॉरिटी, असेसी इज अ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बाय whom टैक्स और अदर सम इज पेएबल। समझिए डेफिनेशन। असेसी इज अ इंडिविजुअल, असेसी इज अ HUF कंपनी, पार्टनरशिप, लोकल अथॉरिटी, असेसी इज अ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जिसके द्वारा टैक्स किया जाएगा या इनकम टैक्स के तहत कोई अदर सम पे किया जाएगा। तो एक ही बनाते थे टाइम ने डेफिनेशन क्या किया, मजे ले लिए। पहले यहाँ पर्सन लिख दिया और इन पांचों को कहा लिख दिया? दूसरे सेक्शन में दूसरे दिया। बताओ, तो एक ही कर देते यार, है ना, लिख देती ना ब्रैकेट में असेसी मीन्स अ पर्सन, पर्सन के आगे 5 नाम लिख देते और चीजें आसान नहीं होती। लेकिन अब तो लिंक करके ना क्या है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? बोलो समझ में आ गई सर? तो असेसी इज अ इंडिविजुअल HUF कंपनी बाय whom एनी टैक्स और अदर सम इज पेएबल। समझ में आ गई ना बात? अब भैया ये क्या होता है? AOP, है ना। अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होगा देखो, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होगा, सुनना ध्यान से। पराग सर और अंकुर सर दोनों ने मिलके एक जॉइंट वेंचर खोला, बिजनेस खोला, फर्म खोली या कंपनी बना ली। पराग सर लिविंग बीइंग हो गए नहीं हो गए? हमें एलियन तो नहीं समझते तुम, है ना, मैं भी इंसान हो गया, लिविंग बीइंग हो गया। तो हम दोनों ने मिलके बिजनेस किया तो हम पता कौन हो गए? एसोसिएशन, ओ सॉरी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। दो इंडिविजुअल बॉडी क्या हो गई? एक नहीं हुई, है ना, क्या हो गई? बिजनेस हो गई। क्या हो गई? बिजनेस शुरू कर दिया ना। कभी तुम प्यार मोहब्बत में ले जाओ, दो जिसमें एक जान है, ठीक है, भाई भाई भी तो हो सकते हैं, पराग से भाई की तरह ही होगा ना। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यानी इतनी बात समझ में आ गई, जहाँ इंडिविजुअल इन्वॉल्व होगा ना, 2-3 इंडिविजुअल मिलकर बिजनेस कर ले तो क्या बन जाएंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन पराग सर ने बोला ना, मैं अपने नाम से नहीं करूंगा सर, आप बिजनेस करो RKG प्राइवेट लिमिटेड विद ना, सिर्फ अंकुर, यानी एक इंडिविजुअल और एक कंपनी। तो ये पता क्या कहला जाएगा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्यों पर्सन? अब बताओ, क्या अंकुर पर्सन है कि नहीं है? कैसे पता लगा? मैं इंडिविजुअल हूं, है ना, मैं कौन हूं? इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल क्या होता है? पर्सन होता है। RKG प्राइवेट लिमिटेड पर्सन होगी नहीं होगी? क्योंकि RKG क्या होगी? कंपनी। और अभी भी ताई ने क्या बताया, कंपनी क्या कहलाई जाएगी? पर्सन। यानी कि इंडिविजुअल ऑल्सो पर्सन, कंपनी इज ऑल्सो पर्सन। अगर दो पर्सन मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन।
है कि नहीं बात, राइट। साथ में सर कह रहे हैं, ये बालक कह रहे हैं हम सीए बनने के बाद अपनी फर्म खोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म, छोले भटूरे एंड कंपनी। हम याद है बचपन में सिखाया था, एंड कंपनी लगती है ना, लिमिटेड कंपनी में लगता है, तो उन्होंने बोला छोले भटूरे एंड कंपनी। ये वैसे आइडिया कैसे याद हो तुम्हारे दिमाग में छोले भटूरे कंपनी खोल? ये बोल रहा मैंने कहा अब तीनों ने बिजनेस कर लिया, ठीक है भैया। आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड कोचिंग देता है, अंकुर सर उसमें पढ़ाते हैं, और छोले भटूरे पार्टनरशिप फर्म उसका ऑडिट करती है या उसका इनकम टैक्स भरती है। तीनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं कि भैया चलो एक जॉइंट वेंचर खोल लेते हैं, तीनों मिलकर बिजनेस कर लेते हैं। हम क्या कहलाए जाएंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। नशे में हो क्या बोलोगे हमें? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अच्छा बताओ, क्या फर्म पर्सन है कि नहीं है? ओ सॉरी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कह रहा हूं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सॉरी क्या बोलोगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या फर्म पर्सन है कि नहीं? प्राइवेट लिमिटेड अंकुर, तो हम क्या बन गए? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या? अगर सिर्फ ह्यूमन बीइंग मिलके बिजनेस कर रहा है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ह्यूमन बीइंग के अलावा अदर एंटिटी, अदर सेपरेट एंटिटी मिलके बिजनेस कर रही है, तो ताई ने क्या बोला, ये तीनों का मिक्सचर, ये भी हम क्या बोलेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज ऑल्सो अ पर्सन। और तुम्हें मिलके अगर बिजनेस करो, तुम्हें भी क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना। अलग अलग टैक्स मत देना, मिलके एक ही यूनिट बना के क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने लिख दिया पर्सन की डेफिनेशन में क्या, कि पर्सन मींस इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, है ना, एचयूएफ, लोकल अथॉरिटी। ये साथ के साथ ये भी क्या मानी जाएंगी? पर्सन ही माने जाएंगे। यानी कि दो लोग अगर मिलकर जॉइंट वेंचर खोल लेते हैं, बिजनेस खोल लेते हैं, छोले भटूरे बनाना शुरू कर दिया तुमने, ठीक है, ये लेगा, ये तलेगा भाई, छोले कौन बनाएगा? बगल वाले को रख लेना, ये चटनी बना ली करेंगे, है ना, ठीक है ना। तो भाई अपना सीए बनने के बाद छोले भटूरे कंपनी है ना। अब क्योंकि तुम्हारे डाउट थोड़े दूर हो जाए, तो कुछ क्वेश्चन तो हमारे बनते हैं। पहला है ना, पहली क्लास पहला सवाल, मटरू जी ने अपना बिजनेस शुरू किया 15 जनवरी 2017 को। आपको उनका असेसमेंट ईयर बताना, दिमाग में लगाना, प्रीवियस नहीं पूछ रहा, असेसमेंट ईयर बताओ। अच्छा, जनवरी 17 कौन सा साल हुआ मुन्ना? 16-17। तो 16-17 तो उनका क्या हुआ? प्रीवियस ईयर है कि नहीं बात? पहले प्रीवियस ईयर चुन लो ना, तो असेसमेंट ईयर क्या बनेगा मुन्ना? खत्म। 31 जुलाई 2019 कौन सा प्रीवियस ईयर हुआ? 19-20। तो मुन्ना मुन्नी असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? एग्जाम में ना पूछेंगे, समझ रहे हो ना, बच्चों वाली चीज है तुम्हारे लिए। 31 मार्च 2021 कौन सा प्रीवियस ईयर हुआ? चाहे मैंने बिजनेस अपने आखिरी दिन शुरू किया हो, पर किया तो उसी में ना, तो 20-21 असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? किस भाई, सिंपल है ना। तीनों के आंसर हो गए। अगला देखो, तूफान, थंडर और बिजली तीनों एक ही घर के हैं, एक ही घर के तो हैं। तूफान, थंडर और बिजली एक ही घर के तो हैं, तीनों एक ही घर के हैं, लेकिन इन्होंने अपना बिजनेस शुरू अलग अलग टाइम पे किया। तूफान ने एमएनसी ज्वाइन करी, जॉब शुरू करी 15 दिसंबर से। तो इनका अब बताओ, इनका प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर तो इनका तुम पहचानेंगे 21-22, लेकिन प्रीवियस ईयर स्टार्ट कहां से माना जाएगा? जिस दिन तुमने अपने भटूरे की दुकान अस्तित्व में लाया, है ना, उससे पहले तो बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ, है कि नहीं बात? तो प्रीवियस समझ में भाई, तो प्रीवियस ईयर कहां शुरू होगा? जो उसका भाई था थंडर, उसने सॉफ्टवेयर कंपनी खोली कब से? तो उसका प्रीवियस ईयर तो 21-22 तो हुआ, लेकिन वो प्रीवियस ईयर शुरू कहां से माना जाएगा? क्योंकि उससे पहले तो अस्तित्व में नहीं थी ना चीज, जन्म ही नहीं हुआ था। जिसका जन्म नहीं हुआ उसका बर्थडे नहीं बनाने का, ठीक है भाई? नहीं वैसे केक ला सकते हो तुम। अगला, बिजली कह रहे मैंने भी अपना घर किराए पे दिया है, और मेरे पास किराया आ रहा है, तो ताई कह रही किराया आ रहा है, पैसा कमा रही है, टैक्स दे। तो उसका प्रीवियस ईयर कहां शुरू होगा? जब से उसने रेंट एग्रीमेंट किया होगा। तो प्रीवियस ईयर है तो 21-22 ही, तीनों में प्रीवियस ईयर क्या है? 21-22। पर मुद्दा ये है कि स्टार्टिंग डेट क्या मानी जाएगी? जब से मेरा बिजनेस अस्तित्व में आया है, ठीक है। आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, खत्म कहानी, गया गॉन, टाटा बाय बाय चैप्टर। उम्मीद समझ में आया होगा, है ना।
सर आपको स्टेटस बताना, स्टेटस। सर मिस्टर चुलबुल पांडे, मिस्टर चुलबुल पांडे क्या बन गए? मैनेजर। हाँ मैं कह रहा मैनेजर होंगे, ताई क्या बताएगी उसे? उसमें लिखा मैनेजर से बन गए, इंडिविजुअल बोलोगे ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी, हाँ ये बिल्कुल हो गई किसकी तरह? मंदिर मस्जिद की तरह, है ना? राइट। तो ये क्या होगी? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। LIC ऑफ इंडिया, ये कंपनी है ना? कंपनी का दर्जा है, तो ये हो गई हमारी कंपनी। भले लिमिटेड वर्ड ना लिखा हो, वैसे कायदे में लिखना चाहिए ना। HUF क्या हो गया? HUF मिस्टर एंड मिसेस मुन्नू स्वामी एंड सन्स, क्या हो गया? HUF। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, घर घर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, बताओ कोऑपरेटिव सोसाइटी में जिसे बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन, है ना? कुछ लोगों ने घर बनाने के लिए क्या बना ली? एसोसिएशन बना ली। और आखिरी में ABC एंड कंपनी, फर्म हो गई, एंड कंपनी फर्म हो गई ना? हाँ ठीक है ना? तो एंड कंपनी कहाँ लगता है? एंड कंपनी है, एंड एसोसिएट्स, ये दो वर्ड यूज किए जाते हैं पार्टनरशिप फर्म। आसान सी बात है, ये बीकॉम में काम आएगी। ठीक है बंदा, तो मुझे समझ आई होगी बात सभी को, है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? राइट। तो भैया ये तुम्हारा पहला चैप्टर हो गया। अगला चैप्टर बहुत ही मजेदार, बिल्कुल प्रैक्टिकल। थ्योरी व्योरी बेसिक बेसिक सब खत्म, बिल्कुल प्रैक्टिकल सीखेंगे। टैक्स लायबिलिटी कैसे, हाँ टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। 3 लेवल में आपको पढ़ाऊंगा। कल पहला लेवल स्टार्ट होगा, मतलब वही है ना? कल मतलब वही है ना? तो कुर्सियों की पेटी बांध के बैठेंगे। कैंसिल